नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी की पीसीएस की टॉपर कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर मीनाक्षी वर्मा जी हमारे ऑफिस में आई है। आज इनका इंटरव्यू लेते हैं। बिल्कुल फॉर्मल देसी इंटरव्यू रहेगा। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑफिस में आने के लिए हमारे, हालांकि यहीं लेके यही रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप इधर ही रख दीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और ये हमारा जो है थोड़ा सा सिक्का अगर आप लॉन्च कर पाए जी सर, बिल्कुल। इस तरह से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक फॉर्मल इंटरव्यू रहेगा, देसी भाषा में रहेगा और सारे जवाब जो मीनाक्षी जी को देने हैं वो उनको खुद अपने ही जैसे कंफर्टेबल हो आप वो दीजिएगा। किसी भी सवाल में अगर आपको लगे तो आप स्किप कर सकती हैं। बाकी ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं हुई है कि मैंने कुछ पहले से फिक्स कर रखा हो, ये सब चीज़ें क्लियर हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर आपने सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। कहाँ से हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, स्कूलिंग, बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट। सर मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है और मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूँ। मेरी स्कूल एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल मेरठ से हुई है। उसके बाद में मैंने सीपीएमटी क्लियर किया और मेरा बीडीएस में सिलेक्शन हुआ, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। उसमें मैंने सीमा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऋषिकेश से अपना बीडीएस कंप्लीट किया और उसके बाद में मैंने 2013 से अपने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की थी। और सही बेसिक इंटरव्यू। अच्छा, रूरल बैकग्राउंड है आपका कि एक मतलब शहरी वाला मतलब बैकग्राउंड है? मेन मेरठ सिटी से ही हैं हम। अच्छा, तो मतलब डोमिसाइल यूपी का ही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ वैसे आपका? सही है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में था। अच्छा, और इससे पहले और भी कोई परीक्षा दी थी, सीपीएमटी? सर सीपीएमटी दिया था 12th क्लास के बाद में, तो वो मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। डॉक्टर आप जो है अच्छा खासा बन रही थी, बीडीएस और डेंटल वगैरह बन के भी आप दांतों से भी काफ़ी कमा सकती थी, वो उधर क्यों नहीं गई? सर एक्चुअल में जब मेरा ये कंप्लीट हुआ था, इंटर्नशिप चल रही थी मेरी, तो मेरे बड़े ब्रदर का आईएएस में सिलेक्शन हो गया था। तो फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया, बचपन से था कि डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करनी है। बट जब मेरे ब्रदर ने बताया कि सीएससी से मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, और जब मुझे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज आई तो तब मुझे इसकी जो डाइवर्सिटी है जॉब की, और इसमें जो आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जुड़ते हो, तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करी थी टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। जीवन में क्या जरूरी है, पैसा जरूरी है कमाना कि पावर जरूरी है? सब पैसा देखिए बेसिक नेसेसिटी, उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। पावर अगर आपके पास है और आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, तो मुझे लगता है पावर भी खराब नहीं है। गुड। मुख्य परीक्षा में आपका मीडियम क्या था, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम थ्रू आउट आप पढ़ी हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम था? जी सर, मेरा मतलब बचपन से मेरा स्कूल भी सीबीएसई बोर्ड था। एक आरोप लगता है कई सारे यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस के जितने भी आयोग हैं कि ये लोग हिंदी मीडियम के साथ पक्षपात करते हैं, ऐसा है? सर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पक्षपात है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे यूपी पीसीएस का जो रिजल्ट होता है, मैक्सिमम टाइम टॉपर्स जो होते हैं हमारे हिंदी मीडियम से होते हैं। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि पक्षपात है। हाँ, एक यूपीएससी में, यूपीएससी में भी सर थोड़ा नेचर थोड़ा अलग है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसमें भी पक्षपात है, क्योंकि आप टॉप 10 में भी देखेंगे तो एक ना एक दो ये बच्चे हिंदी मीडियम के मिल जाते हैं। लेकिन 9 तो इंग्लिश के मिलते हैं ना? सर थोड़ा सा कह सकते हैं कि वेटेज है, बट वो इंग्लिश में थोड़ा सा बायसनेस्ड है। सब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बायसनेस है। अच्छा, तो मतलब ये लेकिन ये भी एक शायद रीजन हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं जो अटेम्प्ट करते हैं वो इंग्लिश मीडियम में सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा होते हैं। ये जो है आपका ऑप्शनल क्या था उस टाइम जब अपनी यूपीपीसी सर 2017 में 2 ऑप्शनल थे, एक मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा मेरा ज्योग्राफी। जो ये ऑप्शनल थे, ये इनका क्या आप अपनी जॉब जो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर उसमें कुछ यूज़ कर पा रही हैं? सर इसमें एज सच तो सर ज्योग्राफी का यूज़ होता है। अच्छा, कैसे? सर आपको एरिया जो हम पढ़ते हैं कि ये एरिया फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, डेवलपमेंट जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे होती है जी। आज आप देखिए मैं नोएडा में पोस्टिंग है मेरी, तो यहाँ पे पूरा एरिया वाइज डिवाइड हुआ है पूरा। तो कहीं पे आपको विलेज एरिया मिलेगा, कहीं पे आपको ब्लॉक एरिया मिलेगा, कहीं पे आपको शहरी इलाका मिलेगा। तो वो तो उत्तरी ज्योग्राफी तो हम जीएस में पढ़ लेते हैं। सर मुझे लगता है कि मैंने जो ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया था, मेरा एक तो इसमें इंटरेस्ट भी था और दूसरा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो ऑप्शनल जैसे अभी यूपीपीएससी से हट चुका है जी, क्या ये अच्छा कदम है? सर बहुत अच्छा कदम है। क्यों? सर अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी हर बच्चे को। अच्छा, अब मतलब पहले क्या होता था कि जैसे स्केलिंग का इशू बार बार यूपी में उठता रहा है, उससे सर मुझे लगता है मैं खुद भी
मतलब सफ़र करी हूँ उससे। अच्छा, मतलब तो क्या ये जैसे ऑप्शनल अब यूपीएससी में भी हटाने के लिए प्रयास करने चाहिए? सर मुझे लगता है करना चाहिए। अच्छा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सर, हमें जब भी हम सीएससी ऑल इंडिया लेवल पे या हम यूपी पीसीएस भी हम पूरा स्टेट लेवल पे कराते हैं, तो मुझे लगता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जब जीएस के पेपर सारे बच्चों के लिए सेम है, तो फिर ऑप्शनल में ही फिर क्यों हम उसको। लेकिन फिर साइंस साइड वाले स्टूडेंट का ये जो है वो रहता है कि क्वेरी कि भाई आपने जो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जीएस होता है, वो वही पढ़ते हैं, वो तो ले लिया तो उनको फायदा हो जाएगा। ह्यूमैनिटी वाले जो लोग मतलब ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं, आर्ट साइड से पढ़े हैं, तो यहाँ पे साइंस साइड वालों को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ जाएगा फिर? सब कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 पेपर आपके यूपी के जोड़े गए हैं। और मुझे लगता है अगर आप किसी स्टेट की, जब हम इंडिया के लिए यूपीएससी देते हैं तो हम इंडिया एयर बुक पढ़ते हैं, अगर हम स्टेट तैयार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें यूपी के बारे में सब पता होना चाहिए, उसका फिजिकल, उसका ज्योग्राफी, उसका इकोनॉमिक, हमें सब पता होना चाहिए। अच्छा। तो इससे सर बर्डन, एक्चुअल में मैं आपसे बोलूँगी, इसका बर्डन कम हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। And I literally appreciate this effort from the side of the commission. UPPSC. ये ओटीआर वाली जो समस्या आजकल हो रही है, अभी जो है यूपीपीएससी आयोग, आपको शायद पता हो या एक न्यूज़ आई थी अभी 18 दिसंबर से यूपीपीएससी आयोग में एक मीटिंग होने वाली है। और यूपीपीएससी आयोग ये क्लेम कर रहा है कि जो ओटीआर वाला है, जो ये ओटीआर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत रिवॉल्यूशनरी है। इसने स्टूडेंट्स की लाइफ को सरल कर दिया है। एक बार आप भर दें, फिर कोई भी फॉर्म आता जाएगा, उसमें 2-3 इन्फॉर्मेशन देके आपका पूरा डेटा रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेंगे, कोई उनको बार बार मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे स्टूडेंट बड़े परेशान हुए हैं। क्या लगता है आपको कि इसमें ओटीआर वगैरह जो हुआ है सिस्टम, पहले वाला सिस्टम सही था कि ये वाला सिस्टम सही है? सर मुझे लगता है कि ओटीआर ऑलरेडी यूपी में था। अगर आप देखें, हम उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना डालते थे, जो ऑलरेडी बच्चे एग्जाम दे चुके थे। हाँ, वो उस टाइप से था। लेकिन अभी इन्होंने ऑन द लाइन ऑफ यूपीएससी पूरा ओटीआर सिस्टम ले आए हैं। मुझे लगता है एक डेटा मेंटेन रहेगा कमीशन के साइड पे, तो आप इसमें बच्चा जैसे अटेम्प्ट्स को लेके कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी सर इसमें। मुझे नहीं लगता कि इसमें, लेकिन इसमें जो वेबसाइट का सर्वर है वो बहुत प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट्स को। बार बार लोग रात में, मैं खुद देखा हूँ, मैं खुद ये ट्रायल किया था कि भाई हो रहा है कि नहीं हो पाता है। सर इनिशियली जब लॉन्च हुआ था तब इसमें मतलब दिक्कतें आई थी सर। वो तो हम कोई भी नई चीज़ लेके आते तो दिक्कत होती है, पर मैंने खुद ओटीआर किया था, तो मुझे लगता है कि टाइम से, मतलब 1-2 बार ट्राई किया था, इनिशियल था सर, तो इसलिए टाइम लगा। अच्छा, मतलब अभी भी आपको कि सीटीओ से आगे जाना है? सर कोशिश है। ठीक ठीक ठीक। चलिए, खैर ये सीटीओ जो है ना, अपने पोस्ट के बारे में बताइए। आपकी पोस्ट के बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं है ज़्यादा कि भाई कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर क्या होता है, ये क्या फंक्शन, क्या है आपके, क्या करते हैं आप लोग? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का जो नॉमेनक्लेचर था वो 2018 में चेंज करके स्टेट टैक्स ऑफिसर कर दिया था। ओके। जिसे पहले हम वैट के टाइम पे सेल्स टैक्स ऑफिसर बोलते थे। तो इसमें मेन हमारा जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है, जिसे अब हम गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें सर पोस्ट के बारे में एक्चुअल में आप वेबसाइट पे भी देखेंगे तो इतना नहीं पता है, लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जॉब, इसका जो प्रोफाइल एक तो प्रोफाइल बहुत अच्छा है, स्पेशलाइज्ड जॉब है, पूरा टैक्सेशन से रिलेटेड आपका है इसमें। और सीटीओ की पोस्ट पे सर इसमें हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। एक हम इसका फील्ड वर्क रखते हैं और एक हम इसका इन ऑफिस रखते हैं। अच्छा। तो फील्ड वर्क में क्या होता है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो किसी भी बिजनेस प्लेस का जब आप जीएसटी लेते हैं तो उसका हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे जाके। हाँ जी। अच्छा। कि उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि उसका आधार, पैन और उसका रेंट एग्रीमेंट, और अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री हो गया। फिर उसमें उसके बिहाफ पे जो प्रोपराइटर है या डायरेक्टर है या पार्टनर है, उसके बिहाफ पे कोई भी हो सकता है। एक्चुअल में हमारा मेन पर्पस होता है उस फिजिकल, उसका नाम ही सर ये रखा गया है फिजिकल वेरिफिकेशन। अच्छा। कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे फर्जी में भी ले लेते हैं। उसके बाद या तो मतलब उस पर एक्टिव नहीं रहते हैं या फिर मतलब रजिस्ट्रेशन लेके कहीं और से कुछ काम कर रहे होते हैं। तो अभी कुछ टाइम से जो है, पहले नहीं होता था लेकिन अभी सरकार ने काफ़ी सख्ताई करी है इस चीज़ में। मुझे लगता है बहुत अच्छा है ये। अच्छा। एक ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, और व्यापारियों के अंदर भी एक डर रहता है कि हम कुछ गलत नहीं करें। तो ये हमारा आ जाता है मतलब ये फील्ड वर्क में। दूसरा सर क्या कहते हैं, जीएसटी के बारे में अभी इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो हम टाइम टू टाइम सर इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। अच्छा। लोगों को जागरूक करते हैं, उसके फायदे हम बताते हैं। जैसे लोगों को हाँ जी, जैसे मैं
जैसे मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको कि अगर आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एनुअल टर्नओवर आपका 20 लाख होना चाहिए। हाँ, सर्विसेज है तो 40 होना चाहिए। और अगर आप दोनों में डील कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपका टर्नओवर 20 लाख होना चाहिए। अच्छा, तो लोग क्या कहते हैं कि हमारा तो 20 लाख का टर्नओवर है नहीं, तो हम क्यों जीएसटी लें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप जीएसटी में एज अ डीलर या एज अ बिजनेसमैन, आप व्यापारी की तरह आप रजिस्टर कराते हैं, तो सरकार ने एक योजना चलाई है, बीमा दुर्घटना योजना। अच्छा, हाँ, इसका बजट में भी है। तो मान लीजिए इन केस आपको बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार की तरफ से आपको इसका मुआवजा मिलता है। सही बात। सब बहुत मिलता है। आप इसका वेबसाइट पे जाके देखिएगा, इसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव जो हम प्रोग्राम बोलेंगे गवर्नमेंट की साइड से। अच्छा, तो मतलब एक ये, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली है। बहुत अच्छा है सर, बहुत चलो, अच्छा बहुत है। अच्छी बात है। सर ये हो गया हमारा फील्ड वर्क। फिर आता है हमारा ऑफिस में। ऑफिस में क्या काम होता ऑफिस में सर हम क्या कहते हैं, जितने भी हमारे रिटर्न्स होते हैं। अच्छा, जीएसटी रिटर्न मंथली वाले, वो सब मंथली हो गए, क्वार्टरली हो गए, ईयरली हो गया, वो सब, तो हम उसको चेक करते हैं। अभी जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से एक इनिशिएटिव चलाया है IIIT ने। अच्छा, तो उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज रही हैं 17-18 में, GSTR 1 3B में, 2A 3B में, तो उन्होंने कुछ व्यापारियों का डेटा निकाल के दिया है आपको। तो उसमें जो डिफरेंसेस आए हैं, तो उसके बेसिस पे हम व्यापारियों को नोटिस भेज रहे हैं। अच्छा, फिर हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये डिफरेंस आपका क्यों आया है। और अगर वो डिफरेंस उसको प्रूफ कर पाते हैं थ्रू बिल्स हो गया या बैंक स्टेटमेंट हो गया, तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें जो डिस्क्रिपेंसी आती है हम उसको विद इंटरेस्ट जमा कराते हैं। अच्छा, तो एक काम ये हो जाता है। फिर इसमें सर मंथली हमारे टारगेट्स होते हैं कि हमें स्क्रूटनी करनी होती है, रेगुलर स्क्रूटनी होती है, वो हमें हेडक्वार्टर से आता है। फिर इसमें SIT के केसेस होते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, STF होती है, स्पेशल टास्क फोर्स, SIB के केसेस होते हैं। अच्छा, तो हम उन सबको भी केसेस को देखते हैं। ओ, तो मतलब इसका ओवरऑल अगर हम प्रोफाइल देखें तो इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल, मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब, और बहुत ही मतलब इट्स लाइक अ, मतलब यू हैव अ लॉट टू लर्न इन दिस जॉब। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा इसका पता है, थोड़ा उसका पता है, नहीं। जीएसटी पे आपका पूरा फोकस है, आपको सब पता होगा। अच्छा, मतलब एक तरह से अच्छी खासी पावरफुल जॉब है। मतलब बहुत अच्छी जॉब है। और मतलब इसके अंदर आपको आपका लर्निंग पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आपने जैसे 2 पॉइंट उठाए, मैं उस पर थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने बोला कि व्यापारियों के अंदर डर रहता है कि कोई गलत काम ना करें, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से जो है व्यापारियों को परेशान किया जाएगा, तो फिर क्या रेड टेपिज्म वाली बात नहीं होगी कि आप फिर फंसा रहे हैं उसी चीज़ों में? सब व्यापारियों को तो और अच्छा लगता है कि एक्चुअल में चलो कोई ऑफिसर आ रहा है, उनका देख रहा है, क्योंकि सर जो सही व्यापारी होगा उसे कभी भी डर नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक नहीं, वो 4 बार वेरिफिकेशन कराएगा, जैसे टाइम टू टाइम फेल। लेकिन ये तो ठीक है कि चलिए जहाँ से टैक्स आना है उनको हमने टाइट कर दिया, इस जगह आप लोगों के पास अगर इतनी ज़्यादा पावर दे दी जाएगी तो उसका मिसयूज़ होना भी स्वाभाविक है। आप मान लीजिए नहीं करती हैं, आप नहीं करती हैं, बाकी कोई अगर मान लीजिए करप्ट माइंड हो, जनरली IAS PCS में भी जो एस्पिरेंट होते हैं, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ क्योंकि 7-8 साल से, मेरे पास कई स्टूडेंट ने डायरेक्टली कई बार पूछते हैं कि ये बताइए सर रुपया कहाँ ज़्यादा मिलता है सैलरी के अलावा वाले, ऐसे लोगों के लिए कोई है वहाँ पे मैकेनिज्म कि भाई इनको भी पकड़ा जाए? सब प्रॉपर मॉनिटरिंग रहती है, जो चीज़ आपको पोर्टल पे दिख रही है। अच्छा, कोई डिफरेंस मान लो उस पर 500 रुपये का भी है, ठीक है, हम उसे जमा कराते हैं। ओह, हम उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट, विजिलेंस बहुत अच्छा है डिपार्टमेंट का, मतलब सरकार का 1 रुपया इधर से उधर होने की उम्मीद नहीं है। तो मतलब जो इसकी जितनी ये जैसे पावर है उस हिसाब से आप लोग को फैसिलिटीज मिलती हैं? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, जी जी। क्या देते हैं ये लोग फैसिलिटी में? सर इसमें हमें कहने के लिए तो घर भी मिलता है। अच्छा, मिलता है HRA कटता है वो। ओके। तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहता है, वो आपके ऊपर है आपको लेना है या नहीं लेना। मतलब अगर आप घर ले लेंगे तो HRA नहीं मिलेगा? HRA मतलब उतना कटता है जितना एक फिक्स होता है सैलरी में, तो उतना कटता है। और गाड़ी वाड़ी? सर गाड़ी हमें मतलब फील्ड वेरिफिकेशन के लिए मिली हुई है। बोलेरो नहीं है, मतलब उसमें बोलेरो सर मोबाइल स्क्वाड में मिली हुई है। अच्छा, तो हम लोग को मतलब SUV होनी चाहिए गाड़ी आपकी। जैसे मतलब मेरा सेक्टर थोड़ा बड़ा है तो हमें मिली हुई है, तो एक ड्राइवर है, तो सारे अरेंजमेंट्स वहाँ से हो जाते हैं, क्योंकि सर एरियाज। आप अपना बॉडीगार्ड लेके भी आई हो तो ये भी सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड है? नहीं सर, वो मतलब गवर्नमेंट की साइड से, मतलब ऐसे जिसको बॉडीगार्ड नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब वो एक तरह से मतलब ही मैनेजेस की फील्ड में जो काम है, तो एक कोऑर्डिनेशन बना रहे।
मतलब फील्ड में आप लोग कई बार जाती हैं, जैसे अब आप जो है महिला हैं तो कई बार हो सकता है कि वो ओवर पावर करने की कोशिश करें, जी। इसलिए आपकी तो सेफ्टी मतलब के सर लिए एक बंदा तो आपके साथ में होना चाहिए, चाहे वो ड्राइवर हो या आपके पास कोई सेवक हो, तो मतलब फॉर योर सेफ्टी ऑल्सो। और क्योंकि सर एरिया इतना बड़ा है और मतलब एरिया थोड़ा गांव और का भी एरिया होता है, थोड़ा बड़ा भी है, और गाजियाबाद और नोएडा फेमस भी है। फेमस भी किस है चीज़ों थोड़े के लिए से। फेमस है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो सर थोड़ा सा सेफ्टी पर्सपेक्टिव भी है, तो ये सरकार भी थोड़ा सा ध्यान रखती है इस चीज़ का। आप लोग जब जाते हैं ये सब व्यापारियों से फील्ड में चेक करने, तो आपको लोकल पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलता है? सर ऐसे लोकल का नहीं मिलता, बट जब हम बकाया वसूली के लिए जाते हैं तो तब अच्छा। हमें दरोगा दिया जाता है, अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि व्यापार। हाँ, मतलब यही मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि आप जो है बीइंग अ वुमेन, आप जो है इतने इन सब चीज़ों पे करती हैं, तो कई बार लोग जो है, जैसे आप मान लीजिए किसी के यहाँ चेक करने गई, वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो उन सब में कुछ ऐसा डर और तो नहीं लगता है? सर इनिशियली एक दो जगह थोड़ा सा अनईजीनेस सी हुई थी, जब आप देखते हैं कि मतलब थोड़ा सा सिर्फ मतलब वो व्यापार स्थल पूरा मेल डोमिनेटिंग है। हाँ, मतलब इतने सारे लोग, उनको चेक करने के लिए आप पहुंच गई, आप चले गए। चलिए आपके पास ड्राइवर है, एक आपकी सेफ्टी के लिए और कोई आपके साथ है कि भाई वो जो भी चीजें होंगी ओवर पावर ना कर सके, जो मतलब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो दायित्व को निभाने के लिए। ऐसा कई व्यापारियों ने कुछ वो नहीं फोर्स डालने की कोशिश नहीं की? सर, कभी ऐसे मतलब लकीली ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि मतलब अच्छा। आपके साथ कोई मिसबिहेव हो, क्योंकि उसमें जब हम फोन करते हैं व्यापारी को तो जनरली उसमें या तो उनके सीए का नंबर होता है या एडवोकेट का। अच्छा। तो फिर हम उनको एक बार कॉल कर देते हैं कि भाई आप अपने व्यापारी को बोलिए कि वो अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे, और ऐसे ऐसे हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। तो वो भी एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ मतलब वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। तो सर मतलब अगर आप एब्रप्टली चले जाएंगे किसी के यहाँ पे तो वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। अच्छा। बट आप पहले से ही फ़ोन करके नहीं, तो जाते आपके हैं। पास आईडी वगैरह होती होगी हाँ कि जी भाई सर, मैं सब पूरा, ये जी, जी, ऑफिसर हूँ, मुझे सब राइट्स पूरा है? आईडी कार्ड है बना हुआ है मेरा। अच्छा। तो हम मतलब जहाँ पे भी हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो आई ऑलवेज कैरी दैट कार्ड विद मी। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आप इस जॉब से सेटिस्फाइड हैं? सर सेटिस्फाइड इन द सेंस कि मतलब ठीक है सर, जॉब प्रोफाइल ठीक है। सीटीओ की जॉब है। अब जैसे जब इंटरव्यू होता है, अभी 2023 का इंटरव्यू आने वाला है, तो कई लोग ये ऑप्शन ये पूछेंगे भाई कि एसडीएम डीएसपी तो चलो ठीक है ऊपर हो गए, तो उसके बाद क्या? आपके हिसाब से अगर इंटरव्यू की कोई चॉइस पूछेगा तो ये बताइए कि क्या क्या भरनी चाहिए महिलाओं को खासकर? सर मुझे लगता है सीटीओ की पोस्ट महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। इसमें सर रीज़न क्या है, आप अपनी फैमिली और अपना वर्क दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। इट्स अ Okay. 10 to कहने के लिए 10 to 5 जॉब है। अच्छा। बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेशन की वर्क लोड ज़्यादा है आप पे या कम है। हाँ। बट इट्स अ हाईली बैलेंस्ड जॉब कि आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। ओके। और मतलब इसमें आपको कोई 5 बजे के बाद से टैक्सेशन में कोई ऐसी इमरजेंसी तो आएगी नहीं अननेसेसरी, अगर आप एसआईबी में हैं तो एसआईबी में सर टाइम लगता है जब आप रेट्स वगैरह के लिए जाते हैं तो उसमें, और वो भी सर महीने में 3 या 4 ही होती है मैक्सिमम। तो उसमें हम कह सकते हैं कि किसी किसी दिन आपका डिले हो जाता है इवनिंग में या कुछ में। अच्छा। बट बीइंग अ फीमेल इट्स अ हाईली सेफ एंड आई वुड से वेरी गुड जॉब प्रोफाइल। अच्छा, मतलब महिलाएं ऑप्ट कर सकती हैं इसको थर्ड नंबर पे? सर आपकी डीलिंग ही जो है वो सिर्फ सीए से है, एडवोकेट से है, व्यापारियों से है, तो हाईली एजुकेटेड क्लास से आपकी जो है डीलिंग है। तो इसमें मतलब एक क्लास आती है आपके पास में। हाँ, तो बीइंग अ फीमेल यू हैव अ वेरी सेफ एंड सिक्योर जॉब प्रोफाइल इसमें। कि मतलब कोई वैसे एक्चुअली लोगों से डायरेक्टली आप डील कर ही नहीं रही हैं? हाँ सर, हमारे पास आते तो सीए और एडवोकेट्स आते हैं मैक्सिमम। अब जैसे आप लोग के ही कुछ यूनिट वाले को मोबाइल स्क्वाड दिया जाता है, तो वो जनरली फीमेल को नहीं दिया जाता है? सर फीमेल उसमें एसी जो होती हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो फीमेल भी होती हैं। किसी किसी स्टेशन पे सीटीओस को भी उन्होंने अपनी, पहले क्या होता था, इसी पोस्ट को एसी सीटीओ करके बोल देते थे। अब ये क्या बता रही थी आप, कुछ क्लासिफिकेशन हो रहा अभी है? क्लासिफिकेशन अभी बोल रहे हैं, अभी पता नहीं है, बट अभी नीचे मतलब सीटीओ होता है, उसके ऊपर सर मैं एक रैंकिंग बता देती हूँ ताकि लोगों को थोड़ा क्लैरिटी हाँ बिल्कुल। और ये भी बताइएगा कि सीटीओ में क्या आप बता रही थी कि लोअर पीसे से कराने वाले हैं? हाँ जी सर, ऐसे सुनने में आया है, अभी कंफर्म नहीं है, जब तक कमीशन की साइड से नहीं होता था तो हम कुछ नहीं कह सकते उसमें। जी। तो मैं इसका आपको एक बार रैंकिंग बता देती हूँ इसमें। तो सबसे मतलब इसमें होता है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिसे भी स्टेट टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर, और उसके ऊपर फिर एडिशनल ग्रेड 2, फिर एडिशनल ग्रेड 1, और उसके ऊपर सर एडिशनल कमिश्नर होते हैं हमारे। अच्छा। तो ये पूरा रैंकिंग हमारी करियर, अगर आप मान लीजिए इस जॉब को करती रही पूरी जीवन भर, तो आप मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकती हैं? एडिशनल ग्रेड 1।
एडिशनल ग्रेड 1 वो किसके बराबर है लगभग? आईएएस ऑफिसर के ऊपर। सही हेड करता आईएएस के जब जो स्टार्टिंग होती है वहां के बराबर है कि वो जब कुछ स्टेज क्रॉस कर चुका हो? 10-12 इयर्स के बाद में। अभी जो हमारे एडिशनल कमिश्नर है वो 2014 बैच की हैं, ओ तो अभी 2023 चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के पीसीएस में भी अगर आप ज्वाइन करें तो थोड़ा बहुत मतलब एक गैप होता है। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल लेमन की भाषा में क्वेश्चन है कि कई लोग का मान लीजिए यूपीएससी उन्होंने ट्राई किया जी, जो मैक्सिमम अटेम्प्ट थे सब दे दिए, पूरा जो है एकदम फाइट मारी नहीं हुआ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस था कुछ प्लस कुछ मेहनत करी, क्योंकि भाई यूपीएससी करता है आदमी तो मेहनत करने की आदत होती है, मेहनत करके स्टेट पीसेस पैक पढ़ के एसडीएम निकाल लिया जी। या फिर डीएसपी निकाल लिया, कुछ पीसेस बन गए। तो इनमें और यूपीएससी वालों में लगभग कितना अंतर रहता है हमेशा के लिए सर? मतलब इन टर्म्स ऑफ रैंक और इन टर्म्स ऑफ रैंक और प्रमोशन ही सब में? सब प्रमोशन अगर हम देखें तो सेंटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी होते हैं। स्टेट में? नहीं, सेंटर में जो थ्रू यूपीएससी जाते हैं यूपीएससी वालों का जल्दी प्रमोशन होता है। ठीक है। स्टेट पहला में सर स्टेट की अपनी पॉलिसी रहती है, तो उसमें कई सारी पॉलिटिक्स भी होती है। हाँ जी, जैसे अभी ये आपका कार्ड स्ट्रक्चरिंग हमारा रुका हुआ है, अभी असिस्टेंट कमिश्नर्स के प्रमोशन कितने टाइम बाद हुए हैं। अच्छा, तो अगर हम स्टेट का भी एट पार विद सेंटर कर दें तो मुझे लगता है प्रमोशंस भी जल्दी होंगे, प्रोफाइल भी अच्छी होगी यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में जैसे मान लीजिए आप सीटीओ से एसी का प्रमोशन है वो 3 से 4 साल में, मैक्सिमम 5 साल में हो जाना चाहिए। ओके। पर वो होता नहीं है, वो अटका रहता है। लेकिन अगर हम उसको कार्ड स्ट्रक्चरिंग करके और आपका जो प्रमोशन पॉलिसी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो मुझे लगता है कि एक बेहतर सर्विसेज को हम इसे एट पार विद फिर अभी हमारा एग्जाम पैटर्न ऑन द लाइन ऑफ यूपीएससी हो गया, बट अगर हम इसे थोड़ा सा और बेटर कर दें ऑन द साइड ऑफ प्रमोशंस एंड फैसिलिटी सब कुछ, तो मतलब इट विल बी लाइक अ यूपीएससी। आप समझे नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ने यूपीएससी ज्वाइन किया, एक स्टूडेंट ने स्टेट पीसीएस ज्वाइन किया, तो दोनों के बीच में क्या अंतर रहेगा? सर रैंकिंग का थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे एसडीएम ये बना अब, लेकिन जो यूपीएससी वाले जाते हैं वो भी अपने ट्रेनिंग पीरियड में एसडीएम बनते हैं, तो लगभग कितने सालों का अंतर रहेगा? ये पूछ रहा हूँ मैं। 7-8 साल होता है लगभग जनरली, मैक्सिमम 10-12 साल। 10-12 साल का। लेकिन किसी केसेस में प्रमोशन जल्दी हो जाता है। जल्दी कुछ स्टेट्स में भी जल्दी हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि 15 साल में आपको एसडीएम से आईएएस प्रमोट कर देते हैं। करना ही करना है, कर देते हैं। अगर मतलब जनरल वर्किंग भी है तो भी कर देते हैं। हाँ जी, उतना कर दे। और यूपीएससी में आप जाते हैं तो एसडीएम हार्डली आप 1 या 2 साल ही रहते हैं। हाँ, अगर आप यूपीएससी से आईएएस बनते हैं ये चीजें हैं। तो मतलब महिलाएं भी सीटीओ की पोस्ट ज्वाइन कर सकती हैं? सीटीओ की पोस्ट सब बहुत। और सर इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगी इसमें भी फीमेल्स के लिए, क्योंकि सर टैक्सेशन है, टैक्सेशन ज़्यादातर सर अर्बन एरियाज में रहता है, तो आपकी पोस्टिंग भी ज़्यादातर अर्बन एरियाज में रहेंगी इसमें। अच्छा, जैसे आप मेरठ मंडल में ले लीजिए, आपकी गाजियाबाद में रहेगी, नोएडा में रहेगी, बुलंदशहर में रहेगी, मेरठ में रहेगी, हापुड़ में रहेगी। सारे के सारे सर सिटी एरियाज हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल कस्बे में फेंक दिया या मतलब आपको किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का। ये जो सीटीओ जॉब है ये बेसिकली पूरी ऑफिस वाली जॉब है कि पूरी फील्ड वाली, कि मिक्स है पूरी? इट्स अ मिक्स जॉब, कभी फील्ड में कभी ऑफिस में। इसमें हम कह सकते हैं कि 70-30 फील्ड वर्क, 70% ऑफिस वर्क। संडे छुट्टी होती है, हॉलीडेज होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता संडे को काम भी कुछ हो? जैसे मैंने आपको बताया कि वो वर्क स्टेशन पर डिपेंड करता है। जैसे नोएडा में वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, वो मतलब हर किसी के पास नहीं होता है। आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है तो आपको फिर संडे को भी कराना पड़ेगा। अच्छा, अदरवाइज आपको प्रॉपर छुट्टी मिलती है। आपका सेकंड सैटरडे हो, आपका फेस्टिवल हॉलीडेज हैं, आपका संडे है, आपको 5 बजे के बाद कोई पूछता नहीं है। अगर कोई अर्जेंट चीज़ नहीं आ जाती है तो मतलब इसमें मतलब इट्स अ वेरी गुड जॉब। बाकी साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं? सो वो तो आपके मतलब जो रेगुलर हमारी छुट्टियां रहती हैं फेस्टिवल्स की होती हैं, 13-14 हमें सीएल मिलती हैं, फिर अर्न लीव्स भी हमें मिलती हैं, मैटरनिटी लीव्स अलग मिल जाती हैं। तो मतलब सर छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा कितना मिलता है सैलरी स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए कि भाई सीटीओ आप बन जाएंगे तो ये फैसिलिटीज तो मिल गई हैं, उसके साथ साथ सैलरी कितनी? एक ये बड़ा फैक्टर होता है। एक अप्रोक्सीमेटली 60+ मिल जाता है आराम से। 60+ कट पिट के, सारा टैक्स कट के। अभी आपको जॉब करते हुए कितने दिन हो गए हैं? सर ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है और मुझे एक्चुअल में ज्वाइनिंग करे हुए तो मुझे 2 साल हो गए। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है वो पूरा बताइए, कई लोग जानना चाहते हैं। जैसे आप सिलेक्ट हो गए, जैसे मेरा सर 2017 का एग्जाम क्लियर किया था मैंने, 2019 में इसका रिजल्ट आया था अक्टूबर में। ठीक। तो उसके बाद में मतलब सरकार की साइड से हमें लेटर आया था कि भाई कितने दिन बाद आया रिजल्ट के?
ऑलमोस्ट आ गया था, 4-5 महीने में आ गया था। रिजल्ट के 4-5 महीने में? हाँ, 4-5 महीने में आ गया था। मेडिकल वगैरह? फिर उसका मेडिकल, उसमें से पूरी डिटेल होती है कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे वो सबमिट होके फिर मुख्यालय जाता है, फिर आपकी प्रॉपर पोस्टिंग आ जाती है। अच्छा, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है फिर? सर ट्रेनिंग वैसे तो 6 महीने की होती है। और कोविड के बीच में जैसे ट्रेनिंग 2018 बैच की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी। ओके। 19 में कोई सीटीओ, 19, 20, 21, 22 कोई सीटीओ की पोस्ट नहीं आई है अभी तक। और मेरा है 17 बैच, मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी इसी साल लखनऊ में मार्च में। तो मेरी 1.5 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा। तो 13 मार्च से मेरी मई में ख़त्म हुई थी मेरी ट्रेनिंग। तो 1.5 महीने की ट्रेनिंग ये मेरी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मुझे 1 महीने के लिए मैं गाज़ियाबाद में अटैच हुई थी, और उसके 1 महीने के अंदर मेरी पोस्टिंग आ गई थी, तो मुझे नोएडा मिला था। तो अभी 5वां महीना लग रहा है ये मुझे, 5 महीने से मैं नोएडा में पोस्टेड हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग है सर ये। अच्छा, चलिए, मतलब सीटीओ के बारे में काफ़ी आपने इंसाइट दिया है, लोगों को जरूर इससे जो है सर इसमें अगर आप देखें, जो मैंने आपको इसकी हायरार्की बताई है, हाँ, हायरार्की बहुत अच्छी है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, 15 साल में आप जॉइंट कमिश्नर तक पहुंच जाते हैं। डिपेंड आपकी एज पे भी डिपेंड करता है कि कितने, मतलब आप यंग एज पे। पीसीएस में ये भी है ना कि लोग 40 ईयर तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वाली चीज़ है। ये बताइए, एक लोगों में मिसकंसेप्शन है कि पीसीएस में कहने को तो 40 ईयर एज है मैक्सिमम। क्या ऐसा होता है कि भाई 35 प्लस वालों को सिलेक्ट नहीं करते हैं? आपको लगता है ऐसा? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आपको दिखे ऐसे लोग 35 के बाद वाले लोग सिलेक्टेड? सर मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले, जब अभी 17 या 18 में जो रैंक 1 थी, वो मेरे ख्याल से उनकी एज काफ़ी थी। हाँ, तो उनसे उनका मॉक इंटरव्यू देखा था मैंने। तो उनसे पूछा भी था कि भाई आपका रैंक 1 नहीं थी, रैंक 5 थी शायद। वो रैंक 5 सर एक टॉपर भी रहे हैं हमारे। वो राजस्थान की रही है 40 ईयर की, वो अलग है। नहीं, हमारे यूपी में ही रहे हैं वो। मुझे अभी एग्जैक्टली नाम रिकॉल नहीं हो रहा है। ओके सर, मुझे लगता है आप डिजर्विंग कैंडिडेट है। आप 35 हैं, 38 है, 40 हैं, तो इट डजंट मैटर। मतलब आयोग का जो है वो है, सर आयोग का सर एक प्रोसेस होता है। अगर आप प्री क्लियर कर लिए, आपको मेंस का ऑप्शन मिलेगा। आपने मेंस क्लियर कर लिया, आप इंटरव्यू में अगर डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मतलब सर इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है। अब उनको भी पता है कि आप मेंस क्लियर करके आए, तो आप पढ़ के ही आए होंगे, नॉलेज टेस्ट हो ही चुका है आपका। तो वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि आप किस सिनेरियो में कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं आप। तो एज बैरियर से मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है कि, मतलब ये एक, शायद मुझे लगता है कि एक मिथ भी चल रहा है कि यंग कैंडिडेट होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आप सेलेक्ट होंगे। मतलब कि 35 या 40 तक भाई, जब तक आयोग ने अलाउ किया है तब तक आप तैयारी करके अगर भाई परफॉर्म करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। सर आयोग ने इसीलिए तो 40 रखी है ना। वो लेगा, नहीं लेता तो वो क्यों करता फिर उसको? आयोग तो कई सारी चीज़ें ऑफिशियली करता है, लेकिन कई सारे लोग एक्चुअली, जो कई सारे उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्लस और भी जो आरओ लोग हैं ना, ये लोग बदमाशी करते हैं कई बार यूट्यूब में आके। अब जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आयोग के एग्जाम की डेट है, उसकी अथॉरिटी कौन है? आप बताइए, अगर किसी एग्जाम की डेट होती है, कौन निकालता है? वो सर कमीशन निकालेगा। कमीशन ही की मानी जाएगी ना। लेकिन यूट्यूब में आके कुछ लोग जो है स्टूडेंट को बरगलाते हैं ये। सर वो तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा न्यूज़ में बने रहने के लिए भी। अब कमीशन का अपना एक टाइम होता है। वो एग्जाम कैलेंडर जब उसको निकालना होगा, उसको सूटेबल लगेगा, वो तभी निकालेगा। वो आपके या मेरे कहने से नहीं निकालेगा। अच्छा, ऐसा एक बात बताइए, आपकी क्या ऐसी सरकारी नियमावली होती है, आपको पता है, इसका नॉलेज है कुछ? अगर आप अभी सिटी ऑफिसर हैं, क्या आप अपना एक यूट्यूब चैनल पैरेलली खोल के कोचिंग वगैरह का, जो मैं काम करता हूँ मतलब एजुकेशन में, कि भाई पेड ग्रुप चलाना, फ्री इनिशिएटिव देना, तैयारी करवाना, ये आप कर सकती हैं? सब फ्री इनिशिएटिव वाला तो शायद कर सकते हैं, वो ऑफिस ऑफ परमिशन प्रॉफिट में नहीं है। हाँ, परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो मॉनिटरी वाला नहीं कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसमें। वो यही वाली चीज़ थी एक्चुअली। ये जो है उन लोग को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए ये चीज़। खैर, नेक्स्ट पे आते हैं। एक यूपी जीएसटी एक्ट आया था 2017 वाला, उसका एक धारा है 69। उसके अंतर्गत क्या सीटीओ को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है? आप गिरफ्तार करवा सकती हैं किसी को? सर मैं ऐसे गिरफ्तार नहीं करा सकती। मैं सेक्शन 69 के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सेक्शन 69 बात करता है सर्च, सीजर एंड इंस्पेक्शन। अच्छा। सर इसमें जॉइंट कमिश्नर जो होते हैं, वो डेप्यूटी कमिश्नर को डायरेक्शन देते हैं ओके, कि जब उनको लगेगा कि ये कुछ चीज़ गलत हो रही है उसमें, मतलब
कि ये चीज़ हमें जांच करनी है, तो उसमें जॉइंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को परमिशन देते हैं। अच्छा। तो फिर डिप्टी कमिश्नर, इसमें एक फॉर्म होता है INS 01 जो इंस्पेक्शन के लिए दिया जाता है जॉइंट कमिश्नर के थ्रू। अच्छा। जिसे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CTOs फिर उसके प्रोमाइसिस पे लेके जाते हैं। ओके। उसके प्रोमाइसिस पे हम पहले सर्च करते हैं, फिर इंस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए इसका नाम लिया गया सर्च, इंस्पेक्शन एंड सीजर। मतलब पूरा एक प्रोसीजर, पूरा एक प्रोसेस है। पहले सर्च करेंगे, फिर उसे इंस्पेक्ट करेंगे कि उसने जो चीज़ बताई एक्चुअल में वही है या नहीं है, स्टॉक ज़्यादा तो नहीं है या कुछ स्टॉक अनडिक्लेयर्ड तो नहीं है। फिर अगर हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ अनडिक्लेयर्ड है, तो फिर उसको डिप्टी कमिश्नर पावर्स यूज़ करते हुए उसको हम सीजर करके आ जाते हैं वहाँ पे। लेकिन तो ये CTO को नहीं पास है, पावर नहीं है कि उसको मतलब आप arrest कर एक सके। पोस्ट जब ऊपर जाएंगी, प्रमोट हो जाएंगी, तब हो पाएगा। दो पोस्ट एट द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो अभी आप CTO हैं, नेक्स्ट पे क्या बन जाएंगी? असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट, फिर जो है डिप्टी कमिश्नर। ओके ओके। और अक्सर ये देखा गया है कि जो अथॉरिटी को कई सारी पावर की जो ये छापा मारने की होती है, दस्तावेजों को जब्त करने की, गिरफ्तार करने की, जैसे आप बता रही हैं डिप्टी के पास भी है। सर इसमें एक स्पेशल, जैसे हम इसका मिसयूज करता है कोई या कर सकता है? ऐसा कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता इसका, क्योंकि सब कुछ ऑन पेपर्स रहता है। अच्छा। आपको जॉइंट कमिश्नर लिख के देते हैं, मतलब एक प्रॉपर INS 01 जारी होता है। लेकिन मैम एक बात तो है, इंडिया में सारे सिस्टम बने हुए हैं, फिर भी करप्शन तो होता ही है। सब वो तो अब सर मैं कौन करता है कौन नहीं करता है वो तो देखो मैं भी नहीं आपको क्लियरली बता सकती कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक ऑफिसर मिसयूज करना चाहे तो क्या ऐसी कुछ वो है एक्ट, कोई प्रोविजंस है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं कि भाई वो भी किसी तरह जो है आ जाए, मतलब अंडर सर उसमें? मिसयूज अगर कोई कर लेता है मिसयूज, तो वो फिर मतलब उसको बाद में पकड़ा जा सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप मिसयूज कर लिए और आप बच गए। आपके इसके बारे में क्या विचार है? जो स्टूडेंट इस मेंटेलिटी के साथ आना चाहते हैं, जैसे आपने अब इतनी सारी पावर बता दी कि भाई ये चीजें भौकाल है, अब आपका इंटरव्यू देख के कोई अगर उसको ये चीज क्लिक कर गई कि नहीं सैलरी ठीक है, पावर है ना, व्यापारियों को हम जाके सीधा वो कर सकते हैं, तो इसका अगर कोई मिसयूज करना चाहे, आप ऐसे लोग को क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर मिसयूज करने के इंटेंशन से आएंगे तो आप जॉब ही नहीं कर पाएंगे। आपका मेन पर्पस होना। अब सर ये सब जो इतनी भी सेवाएं हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, चाहे UPSC हो चाहे UPP से, ये सब हैं लोगों की सेवाएं करने के लिए जी। आपका इंटेंशन अच्छा होगा, आप अच्छा करके कर पाएंगे इसमें। आप पहले ही गलत इंटेंशन से कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पावर का मिसयूज करना है, वो मुझे लगता है आपको पहले मिलेगी ही नहीं। और लकीली आपको मिल भी गई तो आप फिर अब आपने जितनी प्रिपरेशन और इतनी मेहनत और इतने लोगों को इज्जत बेकार हो जाएगी फिर। बिल्कुल सर, ये वाली बात। और मेरे हिसाब से बल्कि अगर किसी को पैसा कमाने का एम हो तो भाई आप कोचिंग कुछ कर लो, अलग कर लो, सब बिजनेस करिए। बिजनेस करिए आप, और क्या बिजनेस करिए भाई। ये जबरदस्ती थोड़ी ना है कि जब जरूरी है कि नहीं मैंडेटरी कि नहीं सरकारी ऑफिसर ही बनना है। ये आजकल जो हाइप क्रिएट हुआ है ना सरकारी का, सबको सरकारी चाहिए। क्या मतलब अगर सरकारी नहीं मिल, अगर आपको मान लीजिए नहीं मिलती है, आप देती रहती नहीं मिलती, कब तक अटेम्प्ट करती हैं आप? सर जब तक मेरी लास्ट अटेम्प्ट होती तब तक मैं देती। अच्छा, और मान लीजिए फिर भी ना मिलता तो सर फिर मैं कुछ और सोचती। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो फिर मैं अपना मेडिकल बैकग्राउंड ज्वाइन। अभी आपने कितने साल, 2 साल तैयारी की? 2 साल तैयारी की। मतलब जैसे मैंने सर 2013 में तैयारी करने का सोचा था, 14 में मैंने सीरियसली होके प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने एग्जाम दिया, 14 में मेरा नहीं हुआ, 15 में मेरा पहली बार UPSC क्वालिफाई हुआ, मेरा मेंस नहीं हुआ उसमें। 16 में मेरा UPPCS और UPSC दोनों क्वालिफाई हुआ। 16 का मैंने UP का मेंस छोड़ दिया था क्योंकि उसमें 2 ऑप्शनल और हिंदी थे, और UPSC का और उसका 1 महीने का गैप था। तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मेरा फर्स्ट मेंस था UP का भी, तो मुझे थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो मैंने UPSC का लिखा। मेरा UPSC का मेरा 15 में 20 मार्क्स से रुका था, और इस 2016 में मेरा 60 मार्क्स से रुका था। उसके बाद सर मैंने फिर 17 का दिया, तो सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने लगा था कि मतलब प्री भी निकल रहा है, मेंस भी आप लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में सर मेरा 17 का जब मैंने मेंस लिखा तो मैं श्योर तो इसके लिए भी नहीं थी कि मेरा हो जाएगा, बट ये था कि घर से मुझे मेरे बड़े ब्रदर की गाइडेंस थी। उस समय मेरे दोनों ब्रदर क्लियर कर चुके थे। मेरे 2 ब्रदर सर्विसेज में हैं सर, एक IAS हैं और एक PCS हैं। तो उन्होंने मुझे फिर गाइड किया पूरा, मतलब सर उन्होंने मेरे नोट्स तक बैठ के बनाए मेरे लिए। अच्छा। उन्होंने मुझे बैठ के पढ़ाया, समझाया, मेरे मेंस दिलवाए। उस समय लखनऊ और इलाहाबाद में ही होता था मेंस, तो सर उसका मेंस मैंने लिखा। तो मुझे तब तक भी नहीं आइडिया था कि कैसे होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद सर 18 का मैंने गैप लिया क्योंकि थोड़ा बहुत एग्जॉस्टिव हो रहा था। फिर मेरा 18 मतलब इसका इंटरव्यू आ गया था UPPCS का।
सर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने दो इंटरव्यू दिए हैं, मैंने दोनों क्लियर करे हैं, मैंने कहीं पे भी मॉक नहीं दिया इंटरव्यू का। बहुत अच्छी बात है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मॉक देंगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करेंगे तभी आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं। सर मेरा पहला जो 2017 में था, मेरा सुशीला मैम का बोर्ड था, जिसे वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड माना जाता है। और सर मुझे प्रिपरेशन के लिए भी 1 हफ्ता मिला था। और वो 1 हफ्ता सर ऐसे निकला था कि डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने में और इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आज भी याद हो? हाँ जी सर, कुछ मुझसे टफ क्वेश्चन पूछे थे? सर टफ क्वेश्चन क्या, एक तो उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन थे, जैसे उन्होंने मुझसे एक मतलब बिहेवियर को चेक करने के लिए उन्होंने पूछा कि आपको गुस्सा आता है क्या, आप झूठ बोलती हैं क्या। फिर उन्होंने सर उस टाइम ग्रिल करा थोड़ा नहीं सर, बहुत करा था। फिर उस टाइम पे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी, तो उस पे मेरा काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, वही करंट वाला? हाँ जी, उन्होंने पूछा था कि दिल्ली भी तो स्टेट है, तो उससे रिलेटेड थे। फिर शेड्यूल 5 शेड्यूल, मुझे सब पूरा इंटरव्यू याद है। वो एक मोमेंट मेरे लिए ऐसा था, 20 मिनट इंटरव्यू चला था उस टाइम पे मेरा, और मॉर्निंग की शिफ्ट में था, दूसरा तीसरे नंबर पे था मेरा। अच्छा। बहुत ही प्रेशराइज इंटरव्यू था मेरा, लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा था। तो इंटरव्यू के बाद जब मैं निकली, मुझे नहीं पता लगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। पहला क्वेश्चन उनका ये था कि आप तो डॉक्टर हैं, तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहती हैं। और जब मैंने आंसर्स दिए उनको, कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी थे जो मतलब वो थोड़ा रैपिड फायर टाइप। हाँ जी, वो चेक भी कर रहे थे, तो एक सर ऐसे साइड में बैठे हुए थे, वो पूरे टाइम मेरे 4 लोग बैठे ही इसलिए होते हैं कि एक पूछो और 3 बाकी ऑब्जर्व हाँ करें। जी हाँ जी, लेकिन सपोर्टिव बहुत रहते हैं, कहीं पे आप अटक जाते हैं तो वो आपको बीच में सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट दिखाते हैं, वो मेन उनका वो होता है ग्रिल कर रहे हो, क्योंकि वो खुद भी उसी स्टेज से गुजरे होते हैं ना कि अभी देखना नया मुर्गा आने वाला है, वो उस तरह से वो खिला करते हैं वो। तो सर मेरा पहला इंटरव्यू था, मैंने उससे पहले कभी इंटरव्यू कहीं नहीं दिया था, तो मतलब बिना मॉक टेस्ट के आप सिलेक्ट हुई हैं? हाँ जी सर, मैंने मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग भी भाई IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी मॉक को ही लगाना पड़े। आजकल अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, कई सारी कोचिंगों पे जुर्माना लगा था। वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नाम है सब, मॉक टेस्ट करवा लेते हैं अपने यहाँ, भले बच्चे ने प्री मेंस उसके यहाँ से ना पढ़ा हो, लेकिन वो पोर्ट्रे ऐसे करते हैं उसको, सोशल मीडिया और हर जगह प्रमोशन मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि वो उन्हीं का स्टूडेंट है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ यही समस्या रही है कि हम प्री मेंस में सिलेक्ट करवा देते थे, लेकिन हमारे पास मॉक वाली फैसिलिटी नहीं है। वो स्टूडेंट हमारे कहीं और देने चले जाते हैं, इस चक्कर में वो नाम उनका हो जाता है, जबकि प्री मेंस में हमने वो कराया है। सर मैंने जैसे जब मेरा मॉक इंटरव्यू था, 1 हफ्ते का टाइम था, तो जैसे मेरे ब्रदर ने मुझे गाइड किया था, वो मेरा इंटरव्यू लेते थे। अच्छा। क्योंकि दोनों सर्विस में थे, तो वो दोनों मुझसे पहले कर चुके थे। हाँ। तो मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मैं इंटरव्यू देने जाती थी, वो एज एन ऑफिसर ही इंटरव्यू लेते थे। उस टाइम पे कोई पक्षपात नहीं, कोई कुछ नहीं। सर उस 1 हफ्ते में मुझे याद होगा, मैंने कम से कम 50 से 60 यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यूज देखे थे कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसे, मुझे कपड़ों का आइडिया वहाँ से मिला कि आप फीमेल है, आपको साड़ी पहनी है या सूट सलवार पहनना है, फिर आपको आपका हैंड गेस्चर कैसे रखना है। मतलब मेरा जो मेन था वो यूट्यूब से मैंने मॉक इंटरव्यूज देखे थे, ऑलमोस्ट 50-60 मैंने मॉक इंटरव्यूज देखे थे। आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, आपको आंसर कैसे देना है, आपको हर मेंबर को इक्वली कैसे एड्रेस करना है। तो मेरा जो पूरा गाइडेंस था, मतलब मैंने कहीं एक भी मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं मॉक इंटरव्यू भी दे सकूं। और सर पहला नहीं, जो मेरा 2019 में भी मैंने क्लियर किया था, जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिली थी। अच्छा, मतलब एक बार आपने कर चुकी हैं, फिर दो बार पीसेस क्लियर किया है। उसमें भी सर मैंने मॉक इंटरव्यू कहीं नहीं दिया था, क्योंकि मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, मुझे काफ़ी आइडिया हो गया था। तो फिर जो गलतियाँ मैंने वहाँ करी थी, फिर मैंने वहाँ पे सुधार किया। और सर 2017 तक क्या था कि 200 नंबर का इंटरव्यू होता था, तो मेरे पहले इंटरव्यू में मुझे 200 में से 124 नंबर मिले थे, और दूसरे इंटरव्यू में सर मुझे 18 में से 100 मार्क्स का हो गया था, तो सर उसमें मुझे 69 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में। अच्छा। तो ओवरऑल इंटरव्यू की प्रिपरेशन में मतलब अब इससे ज़्यादा सर क्या जो मेरा 2019 का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें जो बोर्ड मेंबर्स थे वो भी सरप्राइज थे कि सुशीला मैम से 124 मार्क्स मिल गए। बड़ी बात है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं इसमें कि प्रमोशन का आपने बताया कि CTO में अच्छा स्कोप है, तो ये तो हो ही चुका है क्वेश्चन। जैसे CTO अपनी शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए उत्तर को भारत के ग्रोथ इंजन बनाने के जो सरकार का सपना है उसको साकार करने में किस तरह योगदान दे सकते हैं? सर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करवा के, जो GST का हम लोग रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, हर 2-3 महीने में न्यूज आ जाती है कि पिछले महीने का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, इसमें मतलब इनडायरेक्टली आप लोग भी होता है आप लोगों पे, सब पे टारगेट? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो रिटर्न नील की फाइल करते हैं, लेकिन उनका टर्नओवर अच्छा खासा होता है। क्यों रिटर्न फिर नील की फाइल करते हैं? सर टैक्स देना पड़ेगा सरकार को।
एक मैं बड़ा वैसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, थोड़ा डिस्प्यूटेड हो सकता है ये। ऑनलाइन एडुकेशन एडटेक इंडस्ट्री में कई लोग जो है चलाते हैं लेकिन जीएसटी नहीं देते हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसा। आप लोग उनको चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? सर अगर हमारे पास कोई क्वेरी आएगी, सर ऐसा नहीं है चेक नहीं हो रहा होगा। अभी तो जिस तरह से हमारे नोटिस जा रहे हैं, हाँ। तो इस समय मतलब पूरा मॉनिटरिंग इतनी अच्छे से हो रही है। सिर्फ हमारा नहीं, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा प्रोसेस लगाया हुआ है जीएसटी में। अच्छा। तो उसके बेसिस पे अब हमें डिफरेंसेस और केसेस निकल के आ रहे हैं। तो अब उसमें एजुकेशन वाले हों या किसी भी सेक्टर से, मतलब कोई बचेगा नहीं ना? कोई नहीं बचेगा, और ये बचना चाहिए भी नहीं। मतलब अगर आप जो है सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसा, मतलब इनकम टैक्स तो सिर्फ कुछ परसेंटेज देती है, हार्डली 3 या 4% पॉपुलेशन 5-6% मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, हर कोई सबको दे देता है। हाँ, और जितना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा हमारे स्टेट में या कंट्री में, उतना ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिलेगी। सड़क बनेंगी, बिजली आएगी, पानी आएगा, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा से, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको व्यापारी को एकदम एक्सट्रैक्ट कर लेना है, लेकिन आपको उस तरह से करना है कि वो भी कर पाए। ऑफलाइन कोचिंग का नाम सुना है आपने? हाँ जी। ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में कैश में फीस जमा होती है, जी जी। उसको कैसे आप लोग जीएसटी के दायरे में लाते हैं? सर उसमें सब वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, हालांकि उसमें हम, लेकिन इसमें आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकली चेक करना चाहिए कि भाई कैश आया। अब कैश अकाउंट तो होता नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैश आया, रख लिया तुरंत, और ऐसे ही कुछ भी मैनुअली पर्ची काट के दे दिया, इनवॉइस नहीं जनरेट करी। बड़े बड़े कोचिंग वाले कर रहे हैं ये, जो दिल्ली की जितनी बड़ी मुखर्जी नगर में कोचिंगें चल रही सब कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा सब कुछ ऑनलाइन होता है भाई, हम तो इसीलिए और टारगेट करते हैं कि ऑफलाइन वालों की भी क्यों नहीं चेकिंग हो। नहीं सर, मैं मतलब आपका अच्छा सुझाव है। अभी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी, हाँ, तो हम ये आप प्लीज उनको जरूर दीजिएगा जाके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो भी लोग जो सर्विसेज करें ऑनलाइन में हो, आप एडटेक हो या फिर एजुकेशन में कुछ भी हो, टैक्स तो जमा करना चाहिए। और मैं बताऊं आपको, मेरे यहाँ तो भाई मैं अपने सीए से बोल रखा हूँ कि 100 रुपए की जगह 101 दे देना, सरकार का मेरे पास कुछ नोटिस ना आ जाए। मैं इसीलिए, क्योंकि मैं बड़ा फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं फियरलेस रहता हूँ, क्योंकि मैं सारे टैक्स ईमानदारी से भरता हूँ अपने। जी जी जी। और सारे जो भी कानून प्रावधान संविधान के सब फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं जो है इसीलिए इतना बोल पाता हूँ। लेकिन कई ऑनलाइन इंडस्ट्री वाले लोग, अच्छे टीचर मीठा मीठा बोल देते हैं। मैं आपको उनकी सच्चाई बता रहा हूँ यहाँ पे, कि आप अगर उनके ऑफिसेज में चेक करें, आप मेरा भी चेक कर लें, जिसको आना हो यहाँ पे आपसे पहले एक जीएसटी कमिश्नर आके चेक भी करके जा चुके हैं, बड़े सेटिस्फाइड होकर गए थे। तब उनको पता चला था कि अच्छा ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है। और तब भी उन्होंने जब मुझसे बात की थी, मैंने बोला था कि भाई पहले अपना पूरा काम चेक कर लीजिएगा, कोई गलती मिले तो बताइएगा जरूर। जी जी। और बल्कि हमें पनिशमेंट अगर कुछ देना हो तो आप दे दीजिएगा तुरंत। क्योंकि भाई अगर हम इस जगह पे हैं तो, अब मेरा भी ये मानना है आगे, क्योंकि करप्शन वाले ने ना, ये कीड़े ने बचपन से लेके मैं अभी तक वही सुनता रहा हूँ कि ये सरकार में कह रही है भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मेन चीज सरकार के इंटेंशन से कुछ नहीं होता है, जब तक ऑफिसर्स नहीं चाहेंगे बिल्कुल सर, भाई कोई इम्प्लीमेंट करा ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में जहां कैश में फीस ली जाती है वहां पे जीएसटी जरूर भरें, ये इंश्योर करिए आप लोग। सर अभी जैसे नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी एडिशनल कमिश्नर के साथ में, मैम के साथ में, तो हम इस पॉइंट को रखें। और प्लस और एक यूट्यूब में जो पॉपुलर होते हैं लोग, उन पे चेकिंग करी जाए कि भाई इन पे अगर पॉपुलर होते हैं ना तो उनकी इनकम बढ़ती होगी। जी जी। उनको जीएसटी देना चाहिए। कई लोग ये नहीं दे रहे हैं। इस पे भी आप लोग मतलब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं क्या? सर वो तो मॉनिटरिंग चलती रहती है, लेकिन अगर इस तरह का कुछ आपकी साइड से है तो एक बार हम देखेंगे कि इसमें अगर कुछ हो सकते हैं तो। और आपको ये बड़ा अचरज लग रहा होगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री का होकर ये ऐसे सवाल क्यों उठा रहा है? सबका सर अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जी, आपका जी, मोटो, मेरा मोटो ये है कि भाई मैं करता हूँ पूरा टैक्स तो सब भी करें। जी सर बिल्कुल। ये सिंपल, मेरा अंदर का इंसान कहता है कि मैं कर रहा हूँ सब, ये नहीं कर रहा है, ये चीटिंग है। अब जैसे अगर आप ट्रेन की टिकट लो, ठीक है, मतलब ट्रेन में बैठे हो आपने पूरी टिकट ली हो और सामने वाला जो है बिना टिकट के चल रहा हो, तो मन में फीलिंग आती है कि यार साला फिर हमने क्यों लिए टिकट, बहुत दुख होता है भाई मेरा भी पैसा चला गया, इसका भी जाए। मेरा वो मोटो है सीधा, बिल्कुल इंसानी वाली वो सोच है, जो बात है इसमें सरकार का फायदा होगा। लेकिन बिल्कुल सर बिल्कुल। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि जो भी उद्योग जगत से जुड़े हुए व्यापारी आदि लोग हैं, टैक्सेशन के नियमों को अच्छे से सरल भाषा में समझाया जाए। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में और पूरे इंडिया में टैक्सेशन की अवेयरनेस और लिटरेसी में बहुत कमी है। जैसे अभी मैंने ये वाला जो केस बताया, इसमें भी एक तरह से कह सकते हैं ये। तो इसमें आप जैसे जो अथॉरिटीज होती हैं उनका क्या भूमिका होती है?
सर यूपी गवर्नमेंट की साइड से तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके लिए। एक तो हम मंथली हम कम से कम 2 से 3 कैंप लगाते हैं। क्या करते हैं उसमें? सर हम कैंप में जाते हैं, व्यापारियों को बुलाते हैं, जो आम जनता होती है उसको बुलाते हैं। उसमें हम उसे थोड़ा सा बेसिक गाइड करते हैं कि जीएसटी है किस बारे में। हाँ। फिर उसके बाद में हम उसे जीएसटी के फ़ायदे बताते हैं। ओके। और सर हम उसे, जैसे अभी नोएडा का केस ले लीजिए, यहाँ पे सर्विसेज का काफ़ी है। हाँ। तो जब आप जीएसटी नंबर ले लेते तो आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ जाती है। हाँ। तो उससे क्या होता है कि जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं उसको भी एक भरोसा है कि बंदा जेन्युइन है। अवेयरनेस आप लोग कर रहे हैं मतलब? बहुत ज़्यादा सर। आप मेरा खुद का पर्सनली मैं बताती हूँ, मैं मंथली 3 कैंप्स करती हूँ। अच्छा। एक मैंने कल ही कैंप किया है बिसरख में। ओके। तो मतलब मैं बिसरख थाने में? हाँ जी, नहीं थाने मतलब इधर बिसरख एरिया में। तो मंथली हमारे यहाँ से मतलब ये समझ लीजिए आप 14 सीटीओ हैं। तो हर सीटीओ अपने अपने एरिया में जाके महीने में 2 से 3 कैंप अनिवार्य हैं हर महीने। इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह जाती है सरकार को? पूरा जाती है, पूरा किस डेट को हुआ, कितने लोग आए, उससे कितने रजिस्ट्रेशन आए, और उसमें क्या कहते हैं उसका मतलब पूरा मॉनिटरिंग और पूरा ऑन पेपर्स मुख्यालय तक रिपोर्ट जाती है उसकी। एक और सवाल है, जो ये मतलब जैसे स्ट्रीट फूड होता है, ठेले वाले जो हो गए, मतलब बतासे वाले, चाट वाले, कई बड़े पॉपुलर लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हैं। उन पे जैसे अभी इनकम टैक्स की न्यूज आई थी भाई कि इनकम टैक्स के छापे पड़े थे और लोगों के यहाँ इवेंट मतलब बाकायदा 1-2 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। तो क्या इन लोगों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए? ये लोग तो जीएसटी में ही नहीं, मतलब कुछ हैं, बाकी क्यों नहीं है? अब वो सर छोटे होते हैं तो दिखाते नहीं है। अब वही है ना सर, एक टर्नओवर की लिमिट हो गई, मतलब 20 लाख की। अब आपका 20 लाख से कम है तो इट्स नॉट। नहीं तो वो लोग कैश जमा कर रहे हैं ना। अब जैसे बतासे वाला है, अब वो अगर मान लीजिए उसकी डेली की सेल है जो है करीबन 20,000 रुपए, आप समझ रही हैं? तो ये अगर वैसे निकालें कितना हो गया, महीने का 6 लाख रुपया हो गया, 12 लाख हो गया, लेकिन ये कैश है तो कैसे उसमें वो करा जाएगा? सर वैसे तो हम बीच बीच में मॉनिटरिंग करके और उनके एरियाज में जाके पूरा मतलब एक अभियान चलाया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, अभी मतलब कल ही रिसेंटली मैंने पोस्ट भी किया था ये सोशल मीडिया पे। जितनी भी ग्राम पंचायत हैं इनको भी मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। अच्छा। तो गौतम बुद्ध नगर में लगभग 88 पंचायत हैं। ओके। मैंने खुद उनकी दादरी में जाके मीटिंग अटेंड करी थी वहाँ के बीडीओ एडीओज के साथ में। ओके। तो उनको इस बारे में जागरूक किया कि आप जब आप पैसा सरकार आपको दे रही है, आप लोगों तक योजनाएं दे रहे हैं, पैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनको भी ये मैंडेटरी है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें और सरकार को उसका मतलब रेवेन्यू जमा कराएं। तो ग्राम पंचायत तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लोकतंत्र का ही थर्ड वो है। सब फंड आता है ना उनके पास में भी, वो उसका मिसयूज ना करें। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जाएगा तो वो फिर प्रॉपर दिखाएंगे ना उसमें। तो एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे। अच्छा, नहीं अकाउंटेबिलिटी तो सही बात है। जो अपने ग्रे एरिया है उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं आप लोग? सब फोकस हर जगह है। अब सर वही है ना कि जो आपका 100 में से आप टॉप 50 पे फोकस कर सकते हैं, एक आधी चीज़ फिर भी छूट जाती है। लेकिन अभी विभाग धीरे धीरे हर एरिया को टैकल कर रहा है। तो अभी जैसे सर अभी जीएसटी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो जितने भी लूप होल्स हैं आप देखेंगे नए नए सर्कुलर आते रहते हैं मीटिंग्स में, उसके जो पीछे लूप होल रहते हैं उनको हम सही करके फिर नया नोटिफिकेशन लेके आते हैं। तो जो जो लूप होल रहते हैं, जैसे अब आपने कोई नई चीज़ बताई है मीटिंग में हम लोग रखेंगे तो उस पर फिर चर्चा होगी। तो ऐसा नहीं, मतलब जीएसटी इज़ लाइक ग्रोइंग लाइक अ चाइल्ड, कि मतलब जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चीजें निकल के आती रहती है। तो आगे आने वाले टाइम पे ये सब होगा कि भाई अगर कोई चाट वाट वाला या फिर कोई और जो मैंने खुद इनके स्ट्रीट फूड वाले मैंने खुद वेरिफिकेशन किए हैं इनके। नहीं उस पे मेरा पॉइंट नहीं समझ रही, जो कैश वाला पॉइंट है वो सर उसमें हम उसमें क्या कहते हैं, एक प्रॉपर हमें अभियान चलाना पड़ेगा इसके लिए, ताकि इसमें जो कैश में डीलिंग है वो कंट्रोल हो सके और सरकार को रेवेन्यू लॉस भी ना हो। मेरा सरकार से ये भी अनुरोध है, भाई सरकार आप मेरे सामने ही बैठी हो, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव पीसीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, आप भी एक तरह से सरकार का ही पार्ट हो। तो मेरा आपसे भी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो ऑनलाइन वाले लोग हैं जहाँ पे कैश डीलिंग हो रही है वहाँ पे आपका जीएसटी जरूर होना चाहिए। वो वही वाली बात है, टिकट की हमने ली है उसने नहीं ली है, उसको भी चेक करो। तैयारी के दौरान जो है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे रखें। ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं सोशल मीडिया में, कोई गाड़ी की फोटो डाल रहा है, कोई कह रहा है कि जो है मेरी शादी हो गई है, मैं मॉरिशस में हूँ, मैं कहीं हूँ, इस तरह से मतलब क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, कैसे दूर करें? सोशल मीडिया में जैसे आपने बताया यूट्यूब से पढ़ा भी जा सकता है सर। सोशल जैसे वो एक जब हमारा ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी तो इसके लिए एक लाइन यूज़ की गई थी, इट्स लाइक अ फायर स्टिक। इससे आप अपना घर
आग में भी तब्दील कर सकते हैं और इसे आप अपने घर में उजाला भी कर सकते हैं। हाँ। तो सेम लाइक यूट्यूब, अब आप उससे पढ़ के एक ऑफिसर भी बन सकते हैं। लाइव एग्जांपल आपके साथ में सर, मेरी मैक्सिमम जो मतलब क्लासेस हैं या कुछ भी है, मेरा सर यूट्यूब से रहा है सोर्स मेरा। अब मैं उस पे जाके मैं गाने देखूं, मूवी देख, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, ऑब्वियसली यार थोड़ा सा आपको मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए म्यूजिक भी चाहिए। सर मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी ड्यूरिंग द होल प्रेपरेशन। मैं सोशल मीडिया पूरे दिन पढ़ती थी? पूरे दिन नहीं पढ़ती थी। कितने घंटे पढ़ती थी? मैक्सिमम सर मेरा अगर एवरेज देखा जाए 5 से 6-7 घंटे का। बाकी फिर 24 घंटे बाकी क्या करती थी? सर बाकी मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी अपना। मतलब ऐसे नहीं कह सकती कि मैं 24 घंटे बैठ के सिर्फ पढ़ ही रही हूँ, वो सर आप नहीं पढ़ सकते हो। तो मेरा क्या होता था सर, मैं टाइम को ना डिवाइड करती थी। जैसे एग्जाम आने वाले होते थे और मुझे पता है कि 2:30 से 4:30 सी सेट का पेपर है, तो मैं 2:30 से 4:30 सिर्फ मैं सी सेट का पेपर सॉल्व करती थी, या मैं उस टाइम पे सिर्फ सी सेट करती थी। मैं अपने माइंड को कंडीशन करती। अच्छा, मतलब वो आप उस तरह से प्रैक्टिस करती थी घर में? हाँ जी। कि भाई 2:30 से 4 वहाँ होना है, 4:30 तो उसी तरह से डेली प्रैक्टिस करो। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है सर, आपका माइंड ना कंडीशन होने स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका माइंड ऑलरेडी उस चीज़ को लेके एक्टिव रहता है कि इस टाइम पे हम यही काम करते हैं। और ऐसे से मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 आई यूज टू राइट टेस्ट। और सर मेरा मतलब आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करती थी ज़्यादा। सुबह 5 बजे उठ के? मतलब 5-6-7 बजे जो भी। अच्छा। तो उतना मेरा शेड्यूल रहता था। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी, बट हाँ मेरा इफेक्टिव आवर्स निकल के आते थे। और सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी हेल्थ को बहुत नेगलेक्ट करते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ नहीं नेगलेक्ट करनी। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद देखेंगे, वेट गेन कर लेते हैं। सर अगर आपकी हेल्थ ही आपके साथ नहीं दे, आपने देखा होगा एग्जाम टाइम में कितने बच्चे बीमार पड़ते हैं। मैं खुद पड़ जाती थी। इतना एग्जाम नाम की बीमारी है, वो बचपन से चली आ रही है। तो आप देखिए स्कूल में जब बच्चे आते हैं, जैसे अब कुहू की स्टेज है यहाँ पे हमारी, इस टाइप में अगर कई सारे बच्चों को मैंने देखा है वो रोने लगते हैं, रोने लग जाते हैं। तो अपनी सर एक मुझे लगता है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, आप तो डॉक्टर भी हैं, एग्जाम नाम की बीमारी का कोई वैसा इलाज नहीं है मेडिकल वाला? सर ये साइकोलॉजिकल है। जब मतलब आपको प्रेशर आना होता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, फिर आपको अननेसेसरी का थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, अब सीजन चल रहा है वायरल हो गया। सर उसके लिए आप मतलब मैं ये खुद पर्सनली करती थी। मैं 1 घंटा डेली अपने लिए वॉक के लिए निकालती थी। तो मतलब मैंने पूरा टाइम में कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखी। मैंने हेल्थ को कभी नेग्लेक्ट नहीं करा, क्योंकि सर अगर आप ऑफिसर भी बन गए, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वैसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करा पाओगे, जा ही नहीं पाओगे, फिर वेस्टेज ऑफ आपका टाइम और एनर्जी हो गया वो पूरा। आपकी हेल्थ अच्छी है और आप अगर रैंक में वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गए तो मुझे लगता है आप बेटर अच्छा कर पाओगे। तो डोंट नेग्लेक्ट योर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, प्राइम हेल्थ। और बाकी ये जैसे जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो चयन के पहले और पश्चात कुछ लोगों का रवैया बदला था कुछ? सो वो तो ऑब्वियस हो जाता है थोड़ा कि मतलब अपार्ट फ्रॉम फैमिली तो सर आपको ऐसे ट्रीट करती है। आप उनके बच्चे पहले भी थे, आप नहीं भी होगे, फैमिली आपको फिर भी अपनाएगी। नहीं, लेकिन रिलेटिव कई बार कुकू करा करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे मतलब मैं सर थोड़ा सा जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं थोड़ा आइसोलेट होके रहती थी। अच्छा। मैं थोड़ा घुलना मिलना थोड़ा कम करती थी। क्यों? क्योंकि वो आपको अननेसेसरी का प्रेशर देते हैं। तो जैसे मेरे पापा से भी लोग पूछते थे, अरे भाई इतना मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मेरे पापा सीधे बोलते पता नहीं, वो पढ़ रहे हैं। तो कभी उस चीज़ की जो चीज़ थी वो हमारे फादर ने मदर ने कभी हम तक नहीं आने दी। अच्छा, मतलब पहले वो शेडो बन के खड़े रहते थे कि भाई पूरा कि इनको वो चीज़ का फालतू लिबिलिबिल नहीं, पढ़ाई हो रही है, सिर्फ पढ़ाई हो रही है। तो और डिस्ट्रैक्शन का भी सर, मैं तो सोशल मीडिया पे भी मतलब मेरा कोई सोशल मीडिया, मैंने सर अपना कॉलेज फ्रेंड्स से भी जितना प्रिपरेशन टाइम मेरा है, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के भी टच में नहीं थी। मतलब मेरा रीयूनियन अब हुआ है मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में। अच्छा। तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और अगर आप स्टडी ग्रुप भी बना रहे हैं ड्यूरिंग द, मेरा कोई स्टडी ग्रुप भी नहीं था सर। मतलब वैसे मेरे हिसाब से ग्रुप से पढ़ाई होती नहीं होती। आप चाहे जितना, वो ह्यूमन नेचर है ना ऐसा कि आप मान लीजिए 1 आध घंटे आपने डिस्कस कर लिया, मतलब कोई बिल्कुल ही वैसे जो लोग हैं कि मतलब बिल्कुल ही पढ़ने में ही जीवन है उनका, ऐसे लोग का ग्रुप बनाया जाए तो जरूर फायदा मिल सकता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल लोग होंगे कहीं ना कहीं इधर उधर भटका होगा, कभी किसी के कुछ हो गया, कभी कुछ इधर हो गया। फ्रेंड थी, मैं उसके साथ में पढ़ती थी। तो हम क्या करते थे कि पहले उस चीज़ को डिस्कस करते थे, फिर एक दूसरे से सुनते थे। और थोड़ा सा बीच में लगता था कि मतलब उसका मोटिवेशन डाउन हो रहा है तो मैं बढ़ाती थी, मेरा कम हो रहा है तो वो बढ़ाती थी, नहीं मन कर रहा है तो चलो थोड़ी देर बैठ के हमने कुछ वीडियोस देख लिया या फिर थोड़ा वॉक कर लिया, कुछ आइसक्रीम खा ली इस तरह से, और फैमिली के साथ सर बात कर लिया। तो मतलब ग्रुप में सर मैं तो सर ग्रुप वाली पर्सन नहीं हूँ। चलो ठीक है। ज्ञानी बनना ज़्यादा जरूरी है कि एग्ज़ाम की डिमांड पूरी करना? अभी है 10 मिनट हो रहा है। सर एग्ज़ाम की डिमांड पूरी करना।
अच्छा, ज्ञानी बनना नहीं, सर वो तो उसके साथ हो जाएगा। उसके साथ हो जाएगा कि उसके बाद हो जाएगा? सर ज्ञान मतलब एग्ज़ाम निकालने का एक तरीका, मतलब हर एक एग्ज़ाम की एक डिमांड होती है, आप उसे पूरा कर दीजिए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अंदर क्या ऐसी खूबी मानती हैं आप कि जिसने जो है आपने प्री और मेंस परीक्षा क्लियर करने में सहायता दी है? सर आपके फ्री इनिशिएटिव्स, फ्री इनिशिएटिव कौन कौन से? सर जैसे आपके ये मतलब पापा वीडियोस हो गए, आपकी जो टेलीग्राम पे ही आती है ना, क्या कहते हैं, पिक्स आती हैं, पापा पिक्स हो गई, या फिर मतलब हर एरिया से अलग अलग पिक हो गई। जैसे एसडीजी के गोल आपने पापा मतलब पिक बना के दी थी। कोडिंग कर रखी थी उसकी, और ट्रिक विक बताई थी पंडित जी वाली, ट्रिक बताई थी, हाँ ट्रिक बताई थी। वो एसडीजी का क्वेश्चन आया था 2019 में, वो हर बार आता है ठीक एक्चुअली। है, मैं मेंस में बता रही हूँ मैं आपको, हाँ, मेंस में में। क्वेश्चन आया था, तो मेरे तो पूरे टिप्स वैसे से रटे हुए थे। वो मैंने वो जो ट्रिक बनाई थी ना, वो इसीलिए बनाई थी कि वो वाले शब्द भी आप लोग लिख पाए, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं इनके। सो वो एक ट्रिक मतलब ये एसडीजी की तो मेरे भैया ने भी मुझे ऐसे याद कराई थी, मैंने दोनों के मिक्स करके करी थी। अच्छा। और सर आपका जो है, जो आपका करंट अफेयर्स है, आपका जो बजट है, मतलब बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव हैं जो आपका मतलब फ्री नहीं, ज़रूरी नहीं आपके पेड ग्रुप ले, फ्री इनिशिएटिव से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट शुरुआत से अंत तक मतलब तैयारी के शुरुआत से अंत तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे भरोसा करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है पूरी तरह से अगर कोई रिलाई करे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, सिलेक्शन ले सकता है? 100% ले सकता है, फ्री इनिशिएटिव फॉलो करके भी? ले सकते हैं। अच्छा। आप पढ़ने वाले होने चाहिए सर। हमारी टीम के लिए कोई सुझाव है सर कि हम सुधार कर सकें? कि कोई ऐसा लगता है रिया कि हमारा जो है नहीं हो पा रहा है ठीक? सर मुझे लगता है जैसे आपका करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो सारा एंड हिंदी में हो जाता है ना ज़्यादा, जैसे घटना नहीं, इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, तो उसका मतलब थोड़ा सा और उसको मतलब एग्जैक्ट बताइए। जैसे एंड में आते हैं ना क्वेश्चंस के फॉर्म में, हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा क्वेश्चन और फॉर्म में कर दें, क्वेश्चन फॉर्म में करने से समस्या ये होती है फिर वो सेक्शन वाइज टॉपिक नहीं कवर हो पाते हैं। हर चीज अगर क्वेश्चन फॉर्म में दे देंगे, मतलब आप ये नहीं कर सकती कि आप सब कुछ थ्योरी को क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ लें, कुछ तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सो जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, कौन सी मिसाइल किस डेट पे लॉन्च हुई, तो इम्पोर्टेंट को वो क्वेश्चन फॉर्म में कर दें, तो थोड़ा सा उसको बेटर किया जा सकता है। ये वाले अच्छा, आपने लेटेस्ट वाले फिर नहीं देखे हैं सभी क्योंकि तो ये मैं हो मतलब चुके? काफी टाइम से नहीं देखा है। हाँ, तो अब आपकी जॉब ज्वाइनिंग ही हो चुकी है। एक्चुअली ये जो डिमांड थी, ये 1 साल पहले हम ये कर दिए हैं पूरी। जी जी जी। जो आपकी डिमांड थी, अब हम वैसे ही कर रहे हैं। पहले सेक्शन वाइज होता है, फिर उसमें क्वेश्चंस होते हैं, ये प्री वाला हो गया, मेंस वाला तो डेली ही आता है हमारा। खैर अच्छा, कुछ रैपिड फायर टाइप का है। जी जी। अगर एक पहले ये है कि GS 5-6 को लाया गया है, इसको कैसा कदम मानती हैं आप? सर हाईली अप्रिशिएटिव, अच्छा है, वेलकम, मतलब आई पर्सनली वेलकम दिस स्टेप। अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है सबके लिए। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की जो जितनी भी वैकेंसी होती है UPPSC की और UPSSC की, उसमें तो बाकी स्टेट के लोग आ जाते हैं, थोड़ा वैसा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ये। लेकिन हमारे जैसे UPPSC RO की हो रही है, उत्तराखंड वाले भी लोग आ रहे हैं, राजस्थान वाले भी आ रहे हैं, पूरी इंडिया के लोग आ रहे हैं, बिहार भी आ रहे हैं, अब तो मुझे लगता है सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। बल्कि धीरे धीरे मैंने तो एक बार ट्रोल कर दिया था, इसे कहते हो कि ग्लोबल वैकेंसी ना बन जाए। OTR 20 लाख होने वाले हैं, आप मतलब यकीन नहीं मानेंगी, 20 लाख लोगों ने OTR भर दिया है। इसी के लिए तो UPPSC अब एक कार्यशाला रखने वाला है 18 सितंबर से। पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट PCS के आयोग के अध्यक्ष जी हैं वो आएंगे यहाँ पे, और जो हमारे अध्यक्ष जी ने झंडे गाड़े हैं, मतलब जो अच्छा काम किया है, उसको वो सीखेंगे कि भाई इतना बढ़िया तरीके से OTR आपने कैसे कर दिया। तो ये चीजें हुई हैं सर UPPCS को तो वैसे भी हम मिनी UPSC कहते ही हैं। और जब से अभी क्या कहते हैं, हमारा जो रिजल्ट देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, जल्दी कराने की, हाँ सब पूरा एक साल का मतलब 1.25 साल का प्रोसेस होता है। अब मुझे लगता है UPSC के बाद में सिर्फ UPPCS इतने फ्रीक्वेंटली और इतने बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। जीवन क्या है, सिर्फ 2 पंक्ति में बताना है, डिटेल नहीं है। सर लिव योर लाइफ, यू विल नॉट गेट चांस ट्वाइस। क्या आपने कभी लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर बायसनेस का सामना किया है? सर एज सच तो नहीं। यहाँ जॉब में? नहीं सर, अभी तक नहीं। कोई इस जॉब को करते टाइम कुछ ऐसा लगता है कि यार ये लोग जो है ऐसे हल्के में ले रहे हैं? नहीं सर बहुत ही मतलब एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं, बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट है डिपार्टमेंट में। तो मतलब जो अभी जैसे इस समय जो भी सरकार है
उसके महिला सुरक्षा को लेके जो भी स्टेप्स हैं उसको आप मानती हैं ठीक सर है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महिलाएं सुरक्षित ज़्यादा है। हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले वाली सरकार में सुरक्षित नहीं थी? सर पहले वाले का मुझे नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी सुरक्षित थी या नहीं थी। मैं तो सर अभी प्रेजेंटली इस गवर्नमेंट में हूँ, तो मैं किसी तरह का जेंडर बायसनेस नहीं थी। अच्छी ऑफिसर हैं आप, अच्छा जवाब दे लेती हैं। किस उम्र तक हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? सर इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। जो इसमें अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते, मैंने बताया जैसे आप हम लोग बीच में अधूरा रह गया था क्वेश्चन, आप मान लीजिए जो है जैसे जो भी अटेम्प्ट हो गए आपके और नहीं होता तो क्या करती फिर आप? सर मेरे पास एक तो मेरा मेडिकल बैकग्राउंड का फील्ड BDS था। BDS के बाद या तो मैं प्रैक्टिस करती या मैं MDS करती या फिर मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती। मतलब उसमें मतलब सर मैं आई वाजंट लाइक कि मतलब मेरे लिए सब कुछ यही है। वो सब नहीं किया, अरे यार मतलब मर गए सपना इसके टूट लिए। गया, नहीं, वो नहीं। जीवन मेरा खत्म सर हो बस गया। एक चीज़ थी मतलब दिमाग में कि इस फील्ड में कूदी हूँ तो 100% दूंगी, और इतना विश्वास था मुझे कि मैं कर लूँगी। स्टूडेंट्स को अफेयर करना चाहिए? अफेयर्स इन द सेंस? अफेयर्स इन द सेंस वही जो सेंस है। सब ये सर सबकी पर्सनल क्वेश्चन है। सही वैसे इसका अच्छा बेटर जवाब ये होता है कि स्टूडेंट को करंट अफेयर करना चाहिए। अफेयर करो ना करो डेली, लेकिन करंट अफेयर डेली करो। सही है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जी जी जी। पुरुषार्थ मतलब हार्ड वर्क, एफर्ट, भाग्य और मेहनत, किसको ज़्यादा बलवान मानती हैं? सर हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क आपका भाग्य बदल सकता है। अच्छा, मतलब भाग्य का कोई रोल नहीं है? होता होगा, लेकिन सर अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मैं भाग्य के भरोसे बैठ जाऊँ तो कुछ नहीं होगा। मतलब प्रायोरिटी हार्ड वर्क। आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? पसंदीदा फिल्म? फिल्म सर ऐसे तो देखती नहीं क्या? सर देखती हूँ, है तो सर बहुत सारी। तो मतलब अभी एक्टर बताइए कौन है? एज सच कोई मेरा फिक्स एक्टर नहीं है। मुझे जिसका काम अच्छा लग जाता है, मतलब जैसे काम कैसे अच्छा लगता है? मतलब वो मतलब बढ़िया उसका एक्टिंग कर ले रहा मतलब हो? उसका एक्टिंग है, उसकी एनर्जी दिखती है। जैसे आप राजकुमार राव को ले लीजिए, या फिर जो अभी ये सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, ये सब का नाम ही नहीं लिया आपने। सभी की कौशल हैं, मतलब इनका तो अभी आप देखेंगे इनकी जो एनर्जी ये डालते हैं अपने काम में। सब मूवी तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद ही नहीं आ रही। पंकज त्रिपाठी, उनका रोल कैसा OMG लगता है? देखी थी मैंने उनकी अभी नेटफ्लिक्स वो नहीं पे। देखी मिर्जापुर? नहीं, मिर्जापुर नहीं देखी। अरे मैम, मतलब ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। मतलब इस तरह के किरदार अगर आप होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। वो हाइप नहीं है। छात्र को अधिकतम कितना समय एंटरटेनमेंट के लिए देना चाहिए? डेली कितने घंटे एंटरटेनमेंट करे? सब इसमें घंटे से कैसे आप एंटरटेनमेंट को जितने में आपका माइंड फ्रेश हो सके, वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा। कुछ लोग एक हमसे कह रहा था स्टूडेंट कि सर ऐसा मेरे साथ एक बड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? कहते जैसे आपने बोला था कुछ देर पढ़ो कुछ देर एंटरटेनमेंट करो, तो मैं पढ़ने में तो जब बैठता हूँ तो मेरे 2 ही 3 मिनट हो पाते हैं, 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट। लेकिन फिर मैं इंटरटेनमेंट में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो क्या इससे मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो ऐसा एंटरटेनमेंट तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं। सब मूवी का मुझे याद आया, अभी एक 12वीं फेल मूवी आई है जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पे है, जो IPS बने थे। मुझे लगता है वो हर एस्पिरेंट को देखनी चाहिए। ओके। ऐसे किसी एक व्यक्ति के बारे में बताएं, मतलब कोई भी फैमिली से रिलेटेड जो भी, जिन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सर्वाधिक योगदान दिया है। समय फादर। कोई अपनी बैड हैबिट बताएं। लेजीनेस, और थोड़ा सा, और मतलब सर लेजीनेस बोलेंगे, और थोड़ा सा क्या कहते हैं, बीइंग लिटिल इमोशनल। अच्छा, ये दोनों जो हैबिट है आपकी, ये आपके काम में बाधक नहीं बनती होंगी? सब बाधक ऐसा, अगर थोड़ा मतलब लेजीनेस, मान लीजिए कि कभी जाना हुआ कहीं आपको अवेयरनेस कैंपेन करने और आपने कहा देखेंगे, नहीं सर उसके प्रति नहीं आता। अब जब कहता से वो थोड़ा अब ओवरकम कर रही हूँ उसको। और अगर मान लीजिए आपने किसी व्यापारी को पकड़ लिया और रोने लगा कि अरे मैडम छोड़ दीजिए, हम गरीब हैं, हमने बहुत मेहनत करी आते हैं है। सर, बहुत सारे आते हैं, कहते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, इनको छोड़ दीजिए मोरल क्या ग्राउंड करती हैं पे। आप? सर मैं उनसे सीधा बोलती हूँ कि सरकार मुझे नहीं, मुझसे सरकार जवाब मांगेगी। तो जो चीज़ दिख रही है, जितना आपसे हम मतलब हेल्प कर सकते हैं ऑन द मोरल ग्राउंड ऑल्सो, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो, उतना हम कोशिश करते हैं। अदरवाइज रोने पे तो सर हम किसी का टैक्स माफ़ नहीं कर सकते ना। जो काम है वो काम है। एथिक्स का जो पेपर है वो क्या मतलब उसका कोई यूज़ है? सर अगर हम उसको एज एन पेपर
की तरह ना लेके, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में इनग्रेन करें तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकता है। और इनफैक्ट सर जीएस मतलब यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी, यूपीएससी की प्रिपरेशन बिफोर एंड आफ्टर में सर सिलेक्शन छोड़ दीजिए, व्हेन यू स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन एंड व्हेन यू क्लियर दिस एग्जाम, आपकी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मतलब पूरे इंडिया में जितने लोग हैं सबको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर एक्चुअल में देखा जाए तो करनी चाहिए। तो ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग और एक बहुत ही लेकिन मैम ये पता है, ये कोचिंगों का एजेंडा भी है, आप सिर्फ इंडिया में यूपीएससी करियर नहीं है, और भी करियर हैं सर। बिजनेस इतना अच्छा आपने एंटरप्रेन्योर वाले आजकल स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है। सर मैं फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाती हूँ, उसमें मुझे जैसे सोसाइटीज़ में जो होते हैं वो 10 में से 8 महिलाएं होती हैं। मुझे अंदर से खुशी होती है कि एटलीस्ट विमेन आज सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो चाहे चूड़ियाँ बना रही हैं या साड़ियाँ बेच रही हैं, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। तो हमें उन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दो ऐसी सिचुएशन के बारे में बताइए जहाँ पे आप एक जगह बहुत खुश हुई हो और एक जगह बहुत दुखी हुई हो। तो सबसे ज़्यादा खुश हुई थी जब मेरा क्या कहते हैं सिलेक्शन हुआ था। ओके। दुखी? जब मेरा मेंस नहीं निकला था यूपीएससी का। ओके, दोनों मतलब पढ़ाई से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। जी सर। सरकारी नौकरी के 2 फायदे 2 नुकसान? सर 2 फायदे ये हैं कि आपको जॉब की स्टेबिलिटी मिल जाती है, लाइफ में अनसर्टेन है, आपको पता है कि सरकारी नौकरी है, सैलरी आनी है, तो फियर ख़त्म हो जाता है माइंड से कि आप बेरोजगार, सिक्योरिटी हो गई। सर नुकसान क्या है, आपका अगर आपका कुछ और करने का ड्रीम है, मान लीजिए आपको अपना बिजनेस करना है, आप पैरेलली इसके साथ में नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा सर फिर इसमें मतलब अगर आप जान पे रिस्क होता है। जान पे रिस्क होता है थोड़ा सा। हर चीज के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। बिजनेस वालों को भी बहुत रिस्क होता है कि भाई वो पैसे कमाते हैं तो रिस्क भी होता है, बहुत होता है सर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में 2 पंक्तियों में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। सर इसके बारे में जब मुझे पता लगा था तो आपका जो फ्री इनिशिएटिव था वो मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई तो आपकी मतलब हर बच्चा सर अफोर्ड नहीं कर सकता पैसे दे के पढ़ाई करना, तो उन गरीब बच्चों के लिए भी कोई मसीहा है। और दूसरा सर एग्ज़ाम जब पास में आते हैं तो अगर आपके पेड ग्रुप्स भी रहते हैं आप वो भी फ्री में कर देते हैं। इससे लेकिन हमारे पेड वाले लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। पर मैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप उस चीज़ को लेकर दुखी मत होइए, ये सोचिए कि हर बच्चा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि देखिए हम चाहे जैसा भी मटेरियल दे दें, अगर आप मान लीजिए उसको पढ़ोगे नहीं ना तो नहीं होगा। तो अंत में एक्चुअली में सिलेक्शन होता उसी का है जो पढ़ता है, और वो भी जो एग्जाम की डिमांड है। अब हम इस चीज़ में स्पेशलाइज जरूर हैं कि भाई हम 7-8 साल से हैं, तो हमें ये पता होता है कि भाई यूपीपीएससी के जो पेपर थे, क्योंकि हमने उसी में मेहनत की है, पूरी रिसर्च ही उसी में करी और आज भी उसी में करते जा रहे हैं, तो वो उसी तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। सर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स नए भी लिए हैं और इम्प्रूव भी किया है काफ़ी सारी चीज़ों को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ निकाल दी है तो आप उसी को कंटिन्यू करके चल रहे हैं। नहीं, हम लगातार पैटर्न चेंज सर ये फील्ड ही ऐसी है, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो यू कांट सर्वाइव। पापा वीडियो के बारे में क्या सोचती हैं आप? पहली बार आपने जब पापा वीडियो नाम सुना था क्या रिएक्शन था? बहुत हिम्मत चाहिए उसे करने के। बहुत हिम्मत नहीं, लेकिन इस नाम से लेके कोई वो आपको लगा था सर मैंने जब पापा वीडियो में गया, ये पापा वीडियो क्या है, मतलब मुझे हंसी भी आई थी कि मतलब पहले कभी सुना नहीं सही इस तरह का। तो फिर मुझे बाद में लगा कि जब आप सारी वीडियोस अपनी कंपाइल कर देते हैं एक साथ तो एज अ मास्टर वीडियो को आप पापा वीडियो कहते हैं। तो मुझे लगा था कि बाद में आप लेकिन आप वो हिम्मत नहीं चाहिए। आप जो देखिए आपने जो है 2019 के आसपास 2000 तैयारी थोड़ी सी छोड़ दी थी, मतलब 22 का मैंने सर लास्ट मेंस जो है मैंने 2022 का मेंस लिखा है। लेकिन जो इकोनॉमी पापा वीडियो होता है वो आधे घंटे का होता है, मिसलेनियस पापा वीडियो होता है 2-2.5 घंटे का होता है, बजट का भी 2-2.5 घंटे बजट का भी होता है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि पापा वीडियो सब 50 ही घंटे के होते हैं। नहीं सर, वो तो या तो आप पापा वीडियोस देख लीजिए या फिर आप उनकी इंडिविजुअल कंपाइलेशन देख लीजिए। ऐसा नहीं है ना कि आप भी सर पापा वीडियो एक स्लॉट में नहीं बना सकते। बहुत मेहनत लगती है, क्या बताएं, उसमें इतने पैसे खर्चे हो जाते हैं। जो करंट अफेयर भी हमारा मंथली आता है, टोटल इसमें जो है एक पूरा ऑफिस डेडिकेटेड रहता है। डेली जो करंट होता है, चाहे वो प्री वाला हो मेंस वाला हो, डेली 5-5, 6-6 लोग बैठ के कलेक्ट करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं,
मंथ के एंड में जाके पूरी टीम जुटती है, तब जाके करंट अफेयर बन पाता है। बिल्कुल। सारे लोगों को कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, जो डिकोड करते हैं कि उनको फिर पढ़ना पड़ता है और क्रॉस चेकिंग एक स्टेप की करनी पड़ती है। तो मतलब बहुत रिफाइन करके हम देते हैं कि हाँ ये है इतना। सर एक चीज और बोलना चाहूंगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू क्लियर द यूपीएससी और यूपीपीसीएस। चलिए इसी के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे जरूर हुई हैं जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिस्प्यूटेड हो, कुछ लोग मुझे सोचे भी कि मैं उन पर टारगेट करूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। सिंपल सीधी बात है, वो जो टिकट वाली बात बताई, भाई मैं टिकट खरीदता हूँ, आप भी खरीदो टिकट। ट्रेन में चढ़ना है, सर्विसेज में अगर आपको करना है आगे, तो वो सब होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सीटीओ के आज तक शायद ऐसा कोई वीडियो भी नहीं है जहाँ पे कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर ने खुद आके अपने सारे रोल्स बताए हों कि वो लोग करते क्या है, उनके पास पावर क्या होती हैं। तो स्टूडेंट को काफ़ी इंसाइट मिल सकती है और एक अच्छी पोस्ट है, महिलाएं भी जा सकती हैं इसमें। ठीक है, महिला ही। इनफैक्ट आपको इंटरप्ट करूंगी, इस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम महिलाएं हैं इसमें। अच्छा। 80-20 का रेशो है इसमें, 80% महिलाएं हैं, 20% इसमें मेल पॉपुलेशन। मतलब महिलाएं पूरा जो है वो सिस्टम चला रही हैं टैक्सेशन का। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। और वैसे हमारी वित्त मिनिस्टर भी तो महिला ही है। ऐसा हमारी कमिश्नर मैम जो है, मिनिस्ट्री मतलब मैम जो हैं वो भी हमारी फीमेल ही हैं। और जो हमारी इस समय नोएडा में एडिशनल कमिश्नर मैम है वो भी महिलाएं हैं। हमारी जॉइंट कमिश्नर मैम भी महिलाएं हैं। ऐसे कई घरों में ना जैसे ये होता है कि अगर लड़की हो गई तो जो है थोड़ा सा मातम सा माहौल रहता है, ऐसे लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर उनके लिए मैं बोलूँगी कि माय फादर इज़ एन एग्जाम्पल, जिन्होंने सर हम 4 बहन भाई हैं, मैं अकेली बहन हूँ, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब जो फोकस पढ़ाई पे और उस पर भाइयों से ज़्यादा शायद मुझ पे रखा है। अच्छा। और आज उन्हीं मेरे फादर का और मदर का सपोर्ट है। अगर वो लड़की को सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ बैठी भी नहीं होती और ये मैसेज भी नहीं दे पा रही होती। एटलीस्ट अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए, उन्हें पढ़ाइए, वो भी आपका नाम रोशन कर सकती हैं। और लड़का लड़की में सब भेद अब वो चला गया है। और अब काफ़ी तो लड़के भी अगर मान लीजिए पैदा हो भी गया तो भाई वो जो है शादी के बाद अपना अलग रहने लगते। तो क्या सपोर्ट हुआ है सर? मैं जब मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, मेरे फादर इतने खुश थे, मतलब इनफैक्ट वो जितने खुश मेरे बर्थ के टाइम पे थे उतने ही खुश वो मेरे सिलेक्शन के टाइम पे थे। बिल्कुल होना भी चाहिए भाई, पीसीएस ऑफिसर अच्छी खासी पोस्ट। मतलब आगे एसडीएम जाएंगी? कोशिश है सर। अच्छा, अभी भी कोशिश है जारी? सर लाइफ में मतलब मुझे लगता है रुकना नहीं चाहिए। अगर इफ़ यू हैव अ टाइम, इफ़ यू हैव अ बदलाव है जीवन में सब बदलाव। अगर एक जगह आप रुक गए, आई ट्राई माई बेस्ट। वो तो खैर सर अब ईश्वर का आशीर्वाद है, जो भी रहेगा आगे, बट आई ट्राई माई बेस्ट। सर एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। कि अपना 100% दीजिए, अपने अंदर फियर मत आने दीजिए। ये मत सोचिए आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। अगर आप डेडिकेटेड हैं, पेशेंस रखिए इस प्रिपरेशन में, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन गॉड एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू। लास्ट में एक और चीज़ है, अगर सीटीओ से रिलेटेड अगर कोई भी और आपके सवाल हो मतलब स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप हो सके तो इस वीडियो पे रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, कोई भी क्वेरी हो सीटीओ से रिलेटेड आपकी, आई विल वेलकम योर क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इंटरव्यू देख लिया, सारी चीज़ समझ में आ गई, चलो जाओ खेलो।